B466 C468 बिग ब्रदर कहाँ गया। सम्राट राजकीय मामलों में व्यस्त थे और इस समय किसी ने भी उपद्रव करने या अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। इसलिए हरम में अपेक्षाकृत शांति बनी रही। इसी बीच महल के बाहर कई दिनों की गहन खोज के बाद जिया टिंगफेंग और उसके साथियों को अंततः डाकुओं की असली प्रकृति का पता चल गया। पता चला कि ये डाकू दक्षिणी बर्बर थे जो दक्षिण से आए थे। किसी अज्ञात कारण से उन्होंने अचानक डकैती करने के लिए इस जगह को चुना था। इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह थी कि जहां अन्य डाकू केवल धन की तलाश करते थे और जान बख्श देते थे, वहीं ये डाकू धन और जान दोनों के पीछे पड़े थे। इससे भी अजीब बात यह थी कि वे केवल भोजन, सोना और चांदी जैसी कीमती वस्तुओं से लदी नावों को ही निशाना बनाते थे। वे अन्य सभी सामानों को, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, फेंक देते थे। आम डाकू स्वाभाविक रूप से कोई भी मूल्यवान वस्तु ले जाते हैं, वे चयनात्मक नहीं होते। इसलिए जिया टिंगफेंग ने निष्कर्ष निकाला, इन डाकुओं का कोई साधारण मूल नहीं है। टाइगर का चेहरा गंभीर हो गया। तो फिर बॉस, हमें क्या करना चाहिए। शिया टिंगफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। स्वाभाविक रूप से हम उन्हें जिंदा ही पकड़ेंगे। रेड ने अपनी भौहें सिकोड़ी और चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। काफी देर बाद उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मालिक, उन्हें मारना तो आसान है, लेकिन उन्हें जिंदा पकड़ना आसान नहीं है। इतना कहकर उसने अपने हाथों में मौजूद नक्शे की ओर इशारा करते हुए विश्लेषण किया। डाकुओं का अड्डा 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों ओर खड़ी चट्टानें हैं। यही एक तरफ है जहां से प्रवेश और निकास है, लेकिन ये संकरे पहाड़ी रास्ते हैं जहां से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। एक आदमी 10,000 लोगों के खिलाफ इस दर्रे की रक्षा कर सकता है। इसका मतलब ये था कि अंदर घुसकर उन्हें मारना पहले से ही मुश्किल था। उन्हें जिंदा पकड़ने और फिर बाहर निकालने के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन था। जब तक कि रैट की निगाहों में कुछ झिझक थी। शिया टिंगफेंग ने अचानक पूछा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या। रैट काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर धीरे से बोला, जब तक हम पहाड़ से नीचे उतरकर सामान ले जाने वाली नावों का वेश न बना लें, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि बॉस, ये तरीका बेहद जोखिम भरा है। नदी का बहाव बहुत तेज है और हमारे आदमी नौसैनिक युद्ध में माहिर नहीं है। ऐसे में नाव चलाना तो दूर की बात है। और ये डाकू जो दक्षिण से आए हैं, नौसैनिक युद्ध में बेहद कुशल हैं। हम उन्हें हरा नहीं सकते। कोई व्यक्ति कितना भी कुशल क्यों ना हो, उसमें कुछ कमजोरियां तो जरूर होंगी, है ना। दुश्मन की ताकत पर अपनी कमजोरी से हमला करना सैनिकों के बीच एक बड़ा निषेध है। ये सुनकर जिया टिंगफेंग का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। नौसैनिक युद्ध, है ना। ये वाकई पेचीदा था, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इससे पहले आए सभी जनरल हार कर लौट गए। राजधानी में घुड़सवार सेना और पैदल सेना के अलावा नौसैनिक युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उनमें से कौन इसमें कुशल होगा। नक्शा पकड़े हुए शिया टिंगफेंग के माथे और बाहों की नसें उभरी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें भी हार कर लौटना पड़े। रैट गंभीर चेहरे के साथ नक्शे का अध्ययन करता रहा, यह आशा करते हुए कि उसे तुरंत कोई समाधान सूझ जाए। माहौल तनावपूर्ण बना रहा। कोई कारगर समाधान न मिलने पर वे सब बस खाली निगाहों से देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। काफी देर बाद अचानक रैट की आंखें चमक उठी। बॉस, शिया टिंगफेंग ने भी ऊपर देखा। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है। रैट ने उत्साह से नक्शे पर उस जगह की ओर इशारा किया जहां नहर 2 भागों में बंट रही थी। मालिक, यहाँ एक मोड़ है। अगर आप बाएं जाएंगे तो नदी चौड़ी बहती रहेगी, लेकिन अगर आप दाएं जाएंगे, देखिए, यह उथला इलाका है। अगर हम डाकुओं को यहाँ फंसा लें तो उन्हें जिंदा पकड़ना बहुत आसान होगा। दक्षिणी बर्बरों की सबसे मजबूत रणनीति जंगलों और पानी में होती है। नदी के किनारे के समतल मैदानों में वे कमजोर हैं, लेकिन हम मजबूत हैं। देखते देखते जिया टिंगफेंग की आंखें चमक उठी। बिल्कुल सही, बढ़िया विचार। हालांकि कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहली बात, हमारी नावें काफी तेज होनी चाहिए, नहीं तो अगर वे बीच रास्ते में ही हमें पकड़ लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे पास नक्शा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास नहीं है। अगर वे उथले पानी में जाने से इनकार करते हैं तो हम उन्हें कैसे लुभाएंगे। कुछ सोचने के बाद रेड बोला, बॉस, ये तो बहुत आसान है। जब तक हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, और वह भी पर्याप्त मात्रा में, वे उसे पाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। शिया टिंगफेंग ने सिर हिलाया। तो फिर हम यही करेंगे। उसने रेड के कंधे पर थपथपाया और आखिरकार लंबे समय बाद दिल खोलकर हंसा। वाह रेड, रणनीति के मामले में तो तुम ही सबसे अच्छे हो। रेड का मनोबल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था और उसने चिंतित, गंभीर स्वर में कहा, मालिक, इतनी जल्दी खुश मत होइए। दक्षिणी बर्बर हमसे ज्यादा शक्तिशाली और शायद ज्यादा चालाक भी हो सकते हैं। पानी में कुछ भी हो सकता है और हमारे सभी सैनिक जमीनी तौर पर बेखबर हैं। यही वह बात थी जिससे रैट सबसे ज्यादा चिंतित था। शिया टिंगफेंग भी स्थिति की गंभीरता को समझता था और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं इतना लापरवाह नहीं हूँ और नहीं मुझे इतनी आसानी से मात दी जा सकती है। रैट को शायद ही तसल्ली मिली और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने कहा, दक्षिणी बर्बर लोग क्रूर और निर्दयी होते हैं, मैं खुद उनमें से कुछ से मिल चुका हूँ। जब वे लड़ते हैं, अगर वे एक ही वार में मार सकते हैं तो वे कभी दूसरा वार नहीं करते। इनसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जिया टिंगफेंग ने गंभीर भाव से सोचा, हम हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। नावों की अधिकतम गति सुनिश्चित करने के लिए कुछ कुशल नाविकों को ढूंढेंगे। जब तक वे हमें पकड़ नहीं लेते तब तक सब ठीक रहेगा।
रैक ने सिर हिलाया। इसके बाद उन लोगों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने से पहले कुछ और विवरणों पर चर्चा की और फिर सभी आराम करने चले गए। अगले दिन जिया टिंगफेंग ने सचमुच हर जगह नावों और नाविकों को खोजने के लिए आदमी भेजे। 2 दिनों से भी कम समय में सब कुछ तैयार हो गया। कुल मिलाकर 6 नावें थीं, जिनमें से प्रत्येक अनाज जैसी दिखने वाली सामग्री से भरी बोरियों से लदी हुई थी। वास्तव में वे चावल के छिलके थे, जिससे नावें हल्की और तेज गति से चल रही थीं। कुल 8 नाविक थे। सबसे तेज नाविक का चयन करने के लिए उन्होंने गति परीक्षण भी आयोजित किए। 20 से अधिक लोगों में से 8 सबसे तेज नाविकों को चुना गया। नावें पानी में उतार दी गईं और नाविक तैयार थे। इसके बाद जिया टिंगफेंग ने 100 आदमियों को 6 नावों में तैनात कर दिया। शेष 400 आदमी नदी के उथले किनारों पर घात लगाकर बैठे थे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। उस शाम शाही वन सेना का नकली बेड़ा रवाना हुआ। इसे और भी विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने राजधानी शहर के एक व्यापारी के झंडे फहराए और उसके चिन्ह भी लगाए, मानो वे जियांगनान को माल ले जाने वाले जहाज हों। सब कुछ असली से बिल्कुल मिलता जुलता था। डाकुओं के इस गिरोह में केवल 16 लोग थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक ऐसा उस्ताद था जो 100 दुश्मनों का सामना करने में सक्षम था। गिरोह का सरगना, जिसका उपनाम हो था, आंतरिक रूप से बॉस हुओ के नाम से जाना जाता था। इस व्यक्ति का अतीत रहस्यमय था। जिया टिंगफेंग ने लंबे समय तक पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसके मूल का पता नहीं लगा सका। इतना ही कहा जा सकता था कि उसने अभी तक मुक्केबाजी की दुनिया में अपना नाम नहीं कमाया था। हालांकि जिया टिंगफेंग उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। चुने गए 100 लोग श्रेष्ठतम थे। वह स्वयं नावों में से एक के एक कोने में छिपकर आगे आगे चल रहा था। पहाड़ी की चोटी पर बॉस हुआ हाल ही में खुद से काफी खुश था। इतना सारा सोना, चांदी, खजाना और अनाज लूटने के बाद उसका निजी भंडार लगभग भर चुका था। उस शाम वह न जाने कहां से अगवा की गई कई सुंदरियों को गले लगा रहा था। अपने कमरे में मौज मस्ती से शराब पीते हुए वह कुछ अर्थपूर्ण गतिविधियों में लीन था। C467, C469 न तो जीवित देखा गया और न ही मृत पाया गया। अचानक उसका एक माथा अंदर आ गया। बॉस हुआ, अभी और काम बाकी है। बॉस हुआ का हाथ, जो एक खूबसूरत लड़की की जांघ सहला रहा था, सदमे से हिल गया। फिर वह क्रोधित हो गया। व्यापार, बकवास, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं व्यस्त हूँ? उस अधीनस्थ ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। बॉस, मैंने कुछ नहीं देखा। हालांकि उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन वह अत्यधिक विनम्र प्रतीत नहीं हो रहा था। बॉस हुआ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उस खूबसूरत लड़की को एक तरफ धकेल दिया, खड़ा हो गया और पूछा, ये किस तरह का काम है? अगर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इसे नहीं लूंगा। उस अधीनस्थ ने जल्दी से जवाब दिया, लोगों ने बताया है कि यह राजधानी शहर से जियांगनान के लिए अनाज की खेप है, कुल मिलाकर 6 जहाज। बॉस हुआ हिचकिचाया, अनाज के 6 जहाज, ये तो कुछ कम ही लग रहा है। अप्रत्याशित रूप से उसके अधीनस्थ ने उसकी बात का खंडन किया। मालिक, हालांकि यह थोड़ा कम है, लेकिन क्या स्वामी जी ने हाल ही में यह नहीं कहा है कि हमें अनाज की तत्काल आवश्यकता है? 6 जहाज कम नहीं है और मास्टर को इनकी सख्त जरूरत है। हम इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। एक पल हिचकिचाने के बाद बॉस हुआ ने भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन आजकल शाही दरबार हम पर कड़ी नजर रख रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही पहाड़ की तलहटी में 500 सैनिक तैनात थे। कौन जाने कहीं वे हम पर नजर तो नहीं रख रहे। उस अधीनस्थ ने ऊपर देखा और उपहासपूर्वक कहा, मालिक, क्या आप वाकई इतने कम आदमियों के बारे में चिंतित हैं? सब जानते हैं कि हमारे आदमी 100 का सामना कर सकते हैं। वैसे भी वे तो बस जमीनी लोग हैं। 500 की बात छोड़ो, अगर 5000 भी हों तो हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि उनमें से कोई भी वापस न लौटे। बॉस हुआ को मानो यकीन हो गया था। उनकी तनी हुई भौहें धीरे धीरे खुल गईं और काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना मन बना लिया। ठीक है, जब गुरुजी ने बोल दिया है तो चलिए इसको को हासिल करते हैं। बोलने के बाद उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और उत्सुकता से आदेश देने लगा, भाइयों को बुलाओ, मेरे पीछे आओ। उस अधीनस्थ कर्मचारी ने जी बॉस कहकर जवाब दिया और इतराते हुए बाहर चला गया। उसके चले जाने के बाद बॉस हुआ ने पीछे हटते हुए उस व्यक्ति पर गुस्से से थूका, छी, तुम छोटे बदमाश, जब मैं अपना नाम कमा रहा था तब तुम अपनी माँ के पेट से बाहर भी नहीं निकले थे। सिर्फ इसलिए कि गुरुजी तुम्हें थोड़ा सम्मान देते हैं, तुम मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत करते हो। जब हम ये काम पूरा कर लेंगे तब मैं तुम्हारी बुरी हालत देखूंगा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए वह अपने हथियार उठाने के लिए आगे बढ़ा। संघर्ष के बिना कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि डाकुओं के अड्डे की भी अपनी गतिशीलता और आंतरिक कलह होती है। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा बढ़ता गया, उनके पीछे कोई हलचल नहीं दिखाई दी। शिया टिंगफेंग असमंजस में पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मछलियों ने चारा नहीं लिया हो? लेकिन रेड ने अपना संयम बरकरार रखा। कमांडर, थोड़ा और इंतजार करते हैं, चारा सही जगह पर है, वे जरूर फंसेंगे। इतना कहने के बाद भी दोनों पीछे मुड़कर देखते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर घुमाया, जिया टिंगफेंग ने बिल्कुल पीछे एक छोटी नाव देखी, जो दूरी में बस एक धुंधली सी आकृति थी। ये बहुत छोटा था, इतना छोटा कि इसे नाव कहना भी मुश्किल था। यह मात्र एक डोंगी के आकार का था। इस छोटी सी डोंगी में केवल 2 लोग थे और वे बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मानो कोई फुर्तीला सांप पानी में टेढ़े मेढ़े रास्ते से चल रहा हो। ये स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने किस तकनीक का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही जहाज काफी दूर तक आगे बढ़ गया। रैक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह आखिर क्या था? शिया टिंगफेंग भी दंग रह गया।
अक्सर वही होता है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया, मोर्चे पर तैनात सैनिकों को पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश दो। उन्हें डटे रहना होगा और किसी को भी पीछे नहीं हटने देना होगा। अब तक वे पूरी रफ्तार से नहीं चल रहे थे, आखिरकार वे दुश्मन को लुभा रहे थे। अब पूरी ताकत लगाने का समय आ गया था। शिया टिंगफेंग के आदेश के बाद जहाजों ने वास्तव में अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पीछा करने वालों की गति अब भी उनकी गति से अधिक थी। शिया टिंगफेंग ने ध्यान से उनके पीछे देखा और असहाय होकर दुश्मन की छोटी नाव को धीरे धीरे बड़ा होते और दूरी कम करते हुए देखती रही। नदी के संगम तक पहुंचने में हमें कितना समय और लगेगा? रेट ने नक्शे को देखा और हिसाब लगाया, लगभग उतना ही समय जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। शिया टिंगफेंग ने सिर हिलाया, लगभग सही है, हमें टिके रहने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार अगर वे हमारी बराबरी कर भी ले तो भी वे हमें तुरंत हरा नहीं पाएंगे। तब तक मैं उन्हें रोकने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा। हर हाल में मुझे उन्हें जाल में फंसाना ही होगा। जिया टिंगफेंग की निगाहें और भी तीखी होती गईं। उसके बगल में खड़ा चूहा दांत पीसते हुए बोला, तुम छोटे कमीनों, मेरे हाथों में मत पड़ना। समय धीरे धीरे बीतता गया। दुश्मन की नाव धीरे धीरे करीब आती गई और उसकी गति बढ़ती गई। वह तो मानो उनकी सबसे पीछे वाली नाव को पकड़ने ही वाली थी। और कितना समय लगेगा? जिया टिंगफेंग ने पूछा। रेट ने जवाब दिया, आधे अगरबत्ती के बराबर समय। आधी अगरबत्ती के समय में वे खाने के कांटे तक पहुंच जाएंगे। शिया टिंगफेंग ने सिर हिलाया। राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक उन्हें एक जोरदार झटका लगा, मानो उनकी नाव किसी चीज से टकरा गई हो। उनकी विशाल नाव पानी में कई बार बुरी तरह हिली। नाव के किनारे इतने नीचे तक डूब गए कि वे लगभग पानी की सतह को छूने लगे, मानो उसमें पानी भर जाए। क्या हो रहा है? जिया टिंगफेंग ने घबराकर खड़े होते हुए पूछा। सभी लोग अचंभित नजर आ रहे थे। वे सब भी उसी की तरह जमीन पर रहने वाले थे। जब वे अभी भी असमंजस में थे, तभी नाव के अगले हिस्से से एक नाविक दौड़कर आया। उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया था। कमांडर जिया, बुरी खबर, नाव में छेद हो गया है। इसमें एक बड़ा छेद है और नाव का ढांचा पहले से ही अस्थिर है। अगर हमने इसे तुरंत बंद नहीं किया तो हम पानी में डूब जाएंगे और नाव डूब जाएगी। क्या? सब लोग घबरा गए। डूबती हुई नाव, इस तेज बहने वाली नदी में अगर नाव डूब गई तो जमीन पर रहने वाले लोगों के समूह का क्या होगा? नतीजा स्पष्ट था। रैट का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों में मौजूद नक्शा कांपने लगा। कमांडर, मैं अभी मरना नहीं चाहता। शिया टिंगफेंग का चेहरा भी गंभीर था, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था और उसने तुरंत पूछा, हम इसे कैसे प्लग करेंगे? हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नाविक ने चारों ओर देखा और समझाया, नाव के निचले हिस्से में अतिरिक्त तख्ते रखे हैं। वहां एक गोल घुमाव है, इसे पूरा घुमाएं और एक तख्ता बाहर निकलकर दरार को बंद कर देगा। फिर हम पानी बाहर निकाल देते हैं और नाव को बचाया जा सकता है। रेट ने नाविक को घूरते हुए चिढ़कर कहा, क्या तुम बकवास कर रहे हो? वह डिब्बा तो पहले से ही पानी से भरा हुआ है। हम में से कोई तैरना नहीं जानता, तो हम वहां नीचे कैसे जाएंगे? तुम ही हो जो तैर सकते हो, तुम ही क्यों नहीं नीचे चले जाते? नाविक लगभग रो पड़ा। मैं तो बस एक नाविक हूँ। मैं अकेले उस पेंच को नहीं घुमा सकता। सामान्य परिस्थितियों में भी इसे मोड़ने के लिए कई कुशल नाविकों को मिलकर काम करना पड़ता है। सभी लोग फिर से स्तब्ध रह गए। यह रेट इतना गुस्से में था कि उसने अपना पैर पटक दिया। आखिर उन्होंने इसे इतना टाइट क्यों बनाया है? नाविक ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, इसे कसकर बांधना होगा। अगर यह ढीला होगा तो क्या आपातकालीन बोर्ड इधर उधर नहीं हिलेगा? अगर हम किसी चट्टान से टकरा गए और पूरा पैनल ही गिर गया तो क्या होगा? तभी सबको बात समझ में आई और रैट ने शिकायत करना बंद कर दिया। सब लोग सोचने लगे कि किसे जाना चाहिए, चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों न हो, किसी न किसी को तो नीचे उतरना ही था। नाव में 15 सैनिक थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी एक घुटने पर बैठ गए। कमांडर जिया, मैं चलता हूँ। कमांडर जिया, हम चलेंगे। हाँ, भले ही हम तैरना नहीं जानते, हम मजबूत हैं। चाहे इसका मतलब मरना ही क्यों न हो, हमें इस मिशन को पूरा करना होगा और उन डाकुओं को जिंदा पकड़ना होगा। C468, C470, मुझे पता है, वह मरा नहीं होगा। लगभग 10 लोगों ने जिया टिंगफेंग को घेर लिया और काम पाने के लिए होड़ मचाने लगे। अंततः जिया टिंगफेंग बेहद अधीर हो गया। लड़ने और हाथापाई करने के लिए क्या बचा है? मैं जा रहा हूँ। शाही वन सेना इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कमांडर जिया, सारा श्रेय खुद लेना आपके लिए उचित नहीं है। बिल्कुल, हम भी यहाँ आए हैं। हम भी कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं। बिल्कुल। वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। शिया टिंगफेंग चिढ़कर चिल्लाया, चुप रहो तुम सब। समय नहीं बचा है, ठीक से लाइन में लगो। अगर मैंने तुम में से किसी को भी लापरवाही से हिलते हुए पकड़ा तो लौटने पर तुम्हें सैन्य अनुशासन का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते ही उसने झटपट अपने कपड़े उतार दिए। सिर्फ पैंट पहने हुए उसने फुर्ती से नाव के फर्श के तख्ते उठाए और दांत पीसते हुए नीचे कूद गया। कमांडर जिया, कमांडर जिया। जब तक उन लगभग 1 दर्जन लोगों ने प्रतिक्रिया दी, तब तक वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। वह बहुत तेजी से भाग गया था। वे सब पागलों की तरह ऊपर चढ़ गए, तख्तों को उठाकर बेताब होकर नीचे देखने लगे। अफसोस, नीचे सिर्फ पानी ही पानी था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमांडर शिया, यह अकेले नहीं कर सकते, मैं भी जा रहा हूँ। इतना कहकर वह आदमी कूद पड़ा। ये देखकर अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते।
इतना कहते ही वे सब नीचे कूद गए। अगर कमांडर जिया को कुछ हो जाता तो क्या उनकी मौत एक छोटी सी कीमत नहीं होती। सचमुच पानी के नीचे एक डिस्क थी। उफनते पानी के कई घूंट पीने के बाद समूह आखिरकार डिस्क को पूरा घुमाने में कामयाब हो गया। नाव के तख्तों का एक किनारा धीरे धीरे नीचे झुक गया, जिससे नाव के तल में बना बड़ा छेद फिर से ढक गया। अंत में नदी का पानी अंदर आना बंद हो गया। आदमी खांसते और हौंफते हुए भीगे हुए चूहे की तरह ऊपर चढ़ने लगे। आखिरकार ये झूठी खबर निकली। अन्य नौकाओं पर भी इसी तरह के हमले हुए थे। सौभाग्य से यद्यपि सभी तैरना नहीं जानते थे, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जबरदस्ती पानी में उतरकर यंत्र को चालू किया। बेड़े की 6 नौकाएं हालांकि खतरनाक ढंग से इधर उधर हिल रही थी, अंततः किसी बड़ी दुर्घटना से बच गईं। रेक ने तेजी से आती हुई छोटी नाव पर एक नजर डाली, फिर नदी के उस मोड़ पर जो तेजी से नजदीक आ रहा था। उसने मन ही मन ताना मारा, अगर हिम्मत है तो पीछा करते रहो। नदी का मोड़ आ गया और उनकी नावें दाहिनी और नदी के किनारे की ओर मुड़ गईं। पीछा कर रही कुछ छोटी नावें वास्तव में उनके साथ साथ चलती रहीं। हम्फ, रेट अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था और घमंडी था। मूर्खों का झुंड मौत को दावत दे रहे हैं। पानी धीरे धीरे कम गहरा होता गया और छोटी नावों में सवार यात्रियों को आखिरकार समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डाकुओं ने अपनी अजीबोगरीब बोली में गालियां दी। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी तुमने पीछा करना जारी रखा। भाड़ में जाए वो सब। यहाँ तो सिर्फ 6 नावें हैं। मेरे लिए उनका कोई महत्व नहीं है। बाकी लोगों को भी पछतावा हुआ, खासकर उस डाकू के अधीनस्थ को जो कुछ ही क्षण पहले इतना आक्रामक था। अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बाकी डाकुओं ने उसे देखा, फिर सरदार हुओं को। अंत में वे सब घबराकर उस अधीनस्थ की ओर मुड़ गए, मानो वे सिर्फ उसी को अपना नेता मानते हों। हम क्या करें? नदी का किनारा उथला होता जा रहा है। जी बॉस, नदी का किनारा उथला होता जा रहा है। अधीनस्थ कर्मचारी हिचकिचाया, बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन बॉस हुआ तो पहले से ही गुस्से से आग बबूला था। ए लेंगजी, जल्दी से मुड़ो और वापस जाओ, वरना हम सब मर जाएंगे। इतना कहकर उसने चप्पू उठाया और वापस जाने के लिए नाव चलाने लगा। किसे पता था कि उसका अधीनस्थ ए लेंगजी उससे चप्पू छीन लेगा। नहीं, हम यहाँ तक आ चुके हैं, हम हार नहीं मान सकते। बॉस हुआ गुस्से से आग बबूला हो गया। अपनी जान बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, आगे जरूर कोई घात लगाकर बैठा होगा। अधीनस्थ की निगाहें भयावह रूप से डरावनी हो गईं। बॉस हुआ, क्या आप मालिक के साथ विश्वासघात करने की सोच रहे हैं? जैसे ही ये शब्द कहे गए, डाकुओं का पूरा गिरोह खड़ा हो गया और बॉस हुआ को घेर लिया। बॉस हुआ इतना क्रोधित था कि उसके चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगी। अंत में उसने गुस्से में नाव के किनारे पर मुक्का मारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। मैं तुम लोगों से डरता हूँ, ठीक है। इतना कहकर वह गुस्से में वापस बैठ गया। उस अधीनस्थ अधिकारी ए लेंगजी ने भी अपने आदमियों को वापस बैठने का निर्देश दिया। पीछा करते रहो। जब तक थोड़ा सा भी पानी मौजूद था, उनकी छोटी नावें कभी भी किनारे पर नहीं अटकती। एक आदेश के साथ ही कई छोटी छोटी नावें तीरों की तरह तेजी से निकल आईं। वास्तव में नदी उथली होती जा रही थी और बड़ी नावें लगभग रुक गईं। छोटी डोंगियों को भी आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। नदी के तल पर बिखरे कंकड़ों की चरमराहट के बीच वे खतरनाक ढंग से डगमगा रही थी और कई बार पलटने से बाल बाल बची। बॉस हुआ ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। सामान्य परिस्थितियों में बड़ी नावें उथले पानी में नहीं आती। उन्होंने धुंधली चांदनी में दूर तक ध्यान से देखा। अचानक उन्होंने देखा कि आगे घोर अंधेरा था। चांदनी रात में पानी को प्रकाश परावर्तित करना चाहिए, इतना अंधेरा नहीं होना चाहिए। कुछ गड़बड़ है, उन्होंने सोचा। आगे नदी का किनारा है, वहां जरूर कोई घात लगाकर बैठा होगा। बॉस हुआ जैसे ही सबको जोर से चेतावनी देने वाले थे, अचानक उनके मन में एक और विचार आया। परवाह करना वाकई उनकी मूर्खता थी। अगर वह बच भी गए तो यही काफी होगा। उनके जीने या मरने से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। ये सोचकर उन्होंने शांत होने का नाटक किया और कोई आवाज नहीं की, बस चुपचाप अपने आसपास का जायजा लेते रहे, किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार। लगभग उतना ही समय लगेगा जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। बड़ी नावें अचानक रुक गईं। पता चला कि वे नदी के किनारे पहुंच गई थी। वहां पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी, इसलिए छोटी नावें भी धक्कों और रगड़ों के बीच अशांत रूप से रुकने को मजबूर हो गईं। ए लेंगजी को यकीन था कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था और घबराहट में उन्होंने यही रास्ता चुन लिया था। वह शांत भाव से नाव से उतरे, उनके चेहरे पर जीत का पक्का भाव था। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम लोग बहुत तेज नहीं भागे? भागते रहो, है ना? उनका लहजा और हाव भाव ऐसा था मानो उन्होंने अपने शिकार को सफलतापूर्वक घेर लिया हो। रेट अपनी नाव से उतरा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, यहाँ पानी नहीं है, हमारे पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें यहीं रुकना होगा। उसके बोलते ही बाकी नावों से भी लोग उतरने लगे। उसी समय आसपास के अंधेरे में कुछ हलचल होने लगी। टाइगर और मॉन्स्टर शाही वन सेना के बचे हुए 400 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए धीरे धीरे करीब आ रहे थे। आसमान घोर काला था, जिससे दूर से कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक ये लेंगजी ने हवा में व्याप्त घातक आभा को महसूस किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइगर ने इससे पहले कभी सेना का नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन वह शाही वन सेना के 400-500 सैनिकों को लगभग 1 दर्जन डाकुओं को घेरने का आदेश दे रहा था। अगर वह अपनी आंखें भी बंद कर लेता, तो भी उनमें से कोई बच नहीं सकता था। ए लेंगजी और उसके आदमियों को बिना किसी परेशानी के जिंदा पकड़ लिया गया।
हालांकि अंतिम गिनती के दौरान ही रेड को पता चला कि बॉस हुआ भाग गया था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कब भागा, कहां से भागा और कितने समय से गायब था। धिक्कार है, वह खरगोश से भी तेज दौड़ता है, रेड ने गुस्से में कहा। टाइगर ने गिनती पूरी की और दौड़ते हुए आया। चूहे, बड़ा भाई कहाँ है? हमने 1 दर्जन को जिंदा पकड़ा है, अब हम क्या करें? रेड मुड़ा और इशारा करते हुए बोला, बड़ा भाई अभी भी नाव पर है। नाव में छेद भरने के लिए नीचे गए लोग खांसते हुए और अधमरे होकर वापस आए। बाद में हुई तलाशी के दौरान वे नाव से नहीं उतरे। टाइगर उत्साह से उस नाव पर दौड़ पड़ा। बड़े भाई, हमने उन सभी दर्जनों को जिंदा पकड़ लिया। कुछ लोग देख पर बेतरतीब ढंग से लेटे हुए थे। उनमें से कुछ सैनिक थे जो हाल ही में पानी में डुबकी लगाने के कारण अभी भी पूरी तरह भीगे हुए थे, जबकि अन्य को समुद्री बीमारी हो गई थी। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। बड़े भाई, अरे बड़ा भाई कहाँ है? टाइगर को लगा कि वह गलत नाव पर आ गया है, इसलिए वह उतर गया और बाकी लोगों की तलाश करने लगा। हालांकि उसे वहां कोई नहीं मिला। बड़ा भाई कहाँ गया? C469, C471 गायब होना। शिया टिंगफेंग गायब हो गया था। वह जीवित अवस्था में कहीं नहीं मिला, मृत अवस्था में उसका शव कहीं नहीं देखा गया। सभी ने 2 दिन और 1 रात तक नदी किनारे जमकर खोजबीन की, लेकिन अंत में भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए। नदी के किनारे केवल एक ही स्थान पर उन्हें वह जेड पेंडेंट मिला जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। जैसे ही सबने उस जेड पेंडेंट को देखा, उनके दिल ठंडे पड़ गए। जेड का पेंडेंट स्पष्ट रूप से नदी के बहाव से बहकर किनारे पर आ गया था, लेकिन वह आदमी कहाँ था? नदी इतनी विशाल थी, उसकी धारा इतनी तीव्र और गहरी थी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता हो, उसमें गिरने के बाद जीवित रह सकता था? सबके मन में इसका जवाब था, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि कमांडर जिया यूं ही गायब हो गई थी। इतना आकर्षक और अद्वितीय युद्ध कौशल वाला व्यक्ति वह यूं ही कैसे गायब हो सकता है? शव देखे बिना भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन इतने सारे लोगों का यूं ही बेकार बैठे रहना कोई समाधान नहीं था। अपने दुख को दबाते हुए रेड ने कुछ देर तक विचार करने के बाद निर्णय लिया। टाइगर, तुम एक महत्वपूर्ण अधिकारी हो। सबसे पहले कैदियों को राजधानी तक ले जाने के लिए आदमियों का इंतजाम करो। कम से कम इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित कर दो। बाकी सब लोग नदी के बहाव की दिशा में आगे खोज जारी रखें। कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है? ये निर्णय अत्यंत तर्कसंगत था। अपने देश के लिए जान देने वाला एक शाही अधिकारी, भले ही उस व्यक्ति का शव न मिल पाए, लेकिन उसे बरामद करना ही पड़ता था, यही नियम था। बेशक शाही वन सेना को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए कैदियों को जेल की गाड़ी में बिठाकर राजधानी वापस ले जाने की व्यवस्था करने में ज्यादा समय नहीं लगा। जेल की गाड़ी तेज नहीं चल सकती थी, इसलिए रास्ते में बार बार रुकती रही। शाही वन सेना के जवान अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे। इन्हीं डाकुओं की वजह से उनके कमांडर को इस विपत्ति का सामना करना पड़ा था। आखिरकार उन्हें पकड़ लेने के बाद वे उन्हें आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए जब भी मौका मिलता, वे कैदियों को तरह तरह के अजीबोगरीब कारणों से पीटते थे। कभी कभी लाठियां और घूंसे चलने लगते थे, कभी कभी लाठी डंडों का इस्तेमाल होता था। इस दौरान कई कैदी मौत के मुंह से बाल बाल बचे। फिर भी सैनिक अपने आप को यथासंभव संयमित रख रहे थे, अन्यथा शायद वे उन्हें इतनी बुरी तरह पीटते कि उनकी अपनी माताएं भी उन्हें पहचान नहीं पाती। जब वे अंततः राजधानी पहुंचे और अपराधियों को न्याय मंत्रालय के हवाले कर दिया, तो न्याय मंत्री का मुंह लगभग खुला रह गया। इतनी पिटाई के बाद भी जिंदा, लगता है किसी के दंड देने के तरीके मेरे तरीकों से भी कहीं अधिक विविध और चालाक हैं। अविश्वसनीय, लगभग 200 लोग शेष रह गए। उन्होंने अपना डेरा हटाया और नदी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर चल पड़े। उन सभी के दिलों में एक दृढ़ विश्वास था, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कमांडर जिया का शव ढूंढकर वापस लाना ही होगा। थूको थूको थूको, वह मरा नहीं है, कमांडर जिया मरा नहीं है। खैर, उन्होंने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जिस रात डाकुओं को हिरासत में लिया गया था, एक अत्यावश्यक संदेश महल में पहुंचा और सम्राट के रात्रि के लिए विश्राम करने से ठीक पहले अंतिम क्षण में शाही अध्ययन कक्ष में पहुंचाया गया। झाओ जुनियाओ को उस एजेंट लेटर को देखकर काफी झुंझलाहट महसूस हुई। इस शिया टिंगफेंग को तो सच में मार पड़नी चाहिए। इतनी देर से चिट्ठी भेजी, क्या उसे इतनी भी जानकारी नहीं है कि वह स्वयं महल आकर रिपोर्ट दे सके? क्या वह इतना आलसी है? झाओ जुनियाओ मन ही मन बड़बड़ाते हुए मुड़े हुए ज्ञापन को खोला और पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर झाओ जुनियाओ की आंखों में जो भाव और चेहरा था, वह और भी भयावह होता चला गया। लापता, इसका क्या मतलब है? झाओ जुनियाओ गुस्से से भड़क उठी और उसने चिट्ठी को मेज पर पटक दिया। उसकी क्रोधित आंखों में अविश्वास के साथ साथ थोड़ी सी घबराहट और पछतावा भी झलक रहा था। उसकी भावनाएं पल भर में जटिल और अपराध बोध से भर गईं। उसका दिल मानो चाकुओं से छलनी हो गया हो। किसी का विश्वास पात्र बनाना आसान नहीं था। अगर वह यूं ही खो गया तो सचमुच बहुत बुरा होगा। परिचारकों, झाओ जुनियाओ की आवाज बेहद भयावह और गंभीर थी। ली शेनिगान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। महामहिम, उनकी आवाज कांप रही थी। श्याओ झेंगलिंग और यांग हे को तुरंत हमसे मिलने का आदेश जारी करें। फिलहाल इसे गोपनीय रखें, ज्यादा लोगों को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ली शेनिगान को आदेश मिला और वह झटपट बाहर निकल गई। उस शाम 3 महान शिविरों के कमांडर श्याओ झेंगलिंग और युद्ध मंत्री यांग हे ने गुप्त रूप से महल में प्रवेश किया और शाही अध्ययन कक्ष में सम्राट से मुलाकात की। वे देर रात तक वहीं रहे और रात के उत्तरार्ध में थके हुए चेहरों के साथ महल से निकले।
ये बात केवल झाओचेन महल में मौजूद लोगों और महल के द्वारों की रक्षा करने वाली शाही वन सेना को ही पता थी, बाकी किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। अगली सुबह अदालत के शुरुआती सत्र में झाओ जुन्याओ ने हमेशा की तरह मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा की। अदालती कार्यवाही के दौरान सही तौर पर किसी भी गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं था। वास्तव में तीनों महान शिविरों के सैनिक और युद्ध मंत्रालय द्वारा भेजे गए सैनिक पहले ही शहर छोड़ चुके थे। झाओ जुन्याओ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जिया टिंगफेंग डूब सकता है। लापता होने का मतलब था कि कुछ भी संभव था। वह भी बाकी लोगों की तरह शव देखे बिना तथाकथित तथ्यों पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि भाग्य अक्सर मानवीय इच्छाओं के अनुरूप चलने से इनकार कर देता है। सैन्य शिविरों के सैनिकों ने पीछे रह गई शाही वन सेना के साथ मिलकर आधे महीने तक नदी के निचले किनारों की बार बार छानबीन की। उन्होंने लगभग 3 फीट जमीन खोद दी थी, फिर भी उन्हें जिया टिंगफेंग का कोई सुराग नहीं मिला। एक शव भी नहीं। हजारों लोगों ने आधा महीना खोजबीन में बिताया, लेकिन सब व्यर्थ गया। इसके बाद जनरल शियाओ और मंत्री यान सम्राट से मिलने के लिए गए। सम्राट, इस तरह चलते रहना कोई समाधान नहीं है। झाओ जुन्याओ स्मारकों को देखता रहा, काफी देर तक चुप रहा। उसका चेहरा भयावह रूप से गंभीर हो गया था। उन्हें इस पर विश्वास नहीं था, उन्हें इस पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसने पुरस्कार पहले ही तैयार कर लिए थे, बस जिया टिंगफेंग की पदोन्नति के लिए लौटने और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। उसकी मौत कैसे हो सकती है? जिया टिंगफेंग की मौत कैसे हो सकती है? वह मर कैसे सकता है? झाओ जुन्याओ की आंखें लाल थी, क्रोध, अस्वीकृति और हृदय विदारक दर्द से भरी हुई थी। हाँ, उसके दिल में एक तीव्र दर्द उठा। जिस भरोसेमंद सहयोगी को उन्होंने इतने ध्यान से पाला पोसा था, वह अचानक ही गायब हो गया। जीवित है, उसका कोई पता नहीं, मृत है, शव नहीं मिला। उन्हें इस गहरे दुख का अनुभव क्यों नहीं होगा? कुछ देर बाद झाओ जुन्याओ ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और धीरे से हाथ हिलाया। छुट्टी, आप अब पद छोड़ सकते हैं। जनरल शियाओ और यांगे ने जल्दी से प्रणाम किया। वे हिचकिचाए लेकिन फिर भी सांत्वना के शब्द कहने का साहस किया। सम्राट, कृपया अपने शोक पर नियंत्रण रखें। झाओ जुन्याओ उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे खिड़की की ओर चला गया। उसने उनकी ओर दोबारा नहीं देखा, बस हाथ हिलाकर अभिवादन किया। चले जाओ, फिलहाल इस मामले को शांत रखो। जनरल शियाओ और यांगे ने एक दूसरे की ओर देखा, सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और चुपचाप बाहर निकल गए। शाही वन सेना और तीनों महान शिविरों के सभी सैनिक लौट आए थे। डाकुओं के ठिकानों से उन्होंने युद्ध की लूट का एक विशाल भंडार जब्त कर लिया था, सोना, चांदी, रत्न और अनाज। यह अनाज 1 लाख बुशेल था और इसे ले जाने में 1000 से अधिक सैनिकों को 3 दिन लगे। जब वे राजधानी लौटे तो झाओ जुन्याओ स्वयं शहर की प्राचीर पर उनका स्वागत करने गए। वह चमकीले पीले रंग के ड्रैगन चोगे में लिपटा हुआ था और अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसकी निगाहें गहरी और दूर कहीं टिकी हुई थी। जब वह युद्ध के घोड़ों और लोहे के कवच वाले घुड़सवारों की सुव्यवस्थित टुकड़ियों को धीरे धीरे प्राचीर की ओर बढ़ते हुए देख रहा था, जिनके खुरों की आवाज तेज और गूंज रही थी। चांदी के हेलमेट और कांसे के कवच से सजे जनरल ऊंचे और शक्तिशाली घोड़ों पर सवार थे, जिनमें से प्रत्येक भव्य और वीर था। सबसे आगे सैनिक थे, उनके पीछे अनाज से लदी हुई गाड़ियां थीं। ये युद्ध की लूट थी। सभी सैनिक घोड़ों से उतर गए और सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए। सम्राट अमर रहें, अमर रहें, बहुत अमर रहें। अंततः झाओ जुन्याओ के बर्फीले चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। सभी जनरल खड़े हो जाओ। धन्यवाद सम्राट। झाओ जुन्याओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कुछ पल चुपचाप देखते रहे और फिर अपनी बांह को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से घुमा दिया। आगे बढ़ना। आदेश मिलते ही सैनिक उठे, अपने घोड़ों पर सवार हुए और शहर की ओर चल पड़े। शहर की सड़कें पहले से ही नागरिकों से भरी हुई थीं और वे सैनिकों का स्वागत करते हुए उत्साह से भरे हुए थे। महाराज अमर रहें, महाराज अमर रहें। डाकुओं का वह खतरा जिसने इतने लंबे समय तक लोगों को परेशान किया था और व्यापक दहशत का कारण बना हुआ था, अंततः समाप्त हो गया। जैसे ही यह खबर फैली, लोगों ने सम्राट के प्रति अपार कृतज्ञता और महान चू के नागरिक होने पर वास्तविक गर्व महसूस किया। C-470, C-472, क्षमा करें, जनरल सज्जन नहीं है। उनके देश के पास सबसे शक्तिशाली सेना थी और कोई भी उसका हल्के में अपमान करने की हिम्मत नहीं करता था। उनके सम्राट, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपनी आम जनता की रक्षा करेंगे। यह विश्वास था, एक राजवंश का अपने सम्राट पर विश्वास, अपनी मातृभूमि पर विश्वास। सैनिकों के काफिले को गुजरते हुए देखकर पूरी राजधानी में मानो नई ऊर्जा का संचार हो रहा था और ऐसी चीखें गूंज रही थी जिनसे आकाश भी कांप रहा था। शहर की दीवारों पर खड़े होकर झाओ जुन्याओ केवल एक कड़वी मुस्कान ही बिखेर सका। जिया टिंगफेंग, ये सब तो तुम्हारा होना चाहिए था। अरे मूर्ख, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मुझे तुम्हारा इनाम किसी और को देना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये सोचा, युवा सम्राट की आंखें लाल हो गईं। शाही दरबार द्वारा डाकुओं का पुनर्तः सफाया कर दिया गया और लोगों का जीवन शांतिपूर्ण हो गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सम्राट के साथ एक गार्ड कम था और किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि साधारण से दिखने वाले जिया परिवार में उपपत्नी से जन्मे बच्चों में से एक बच्चा गायब था। सब कुछ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। हालांकि आग को कागज में लपेटा नहीं जा सकता। झाओ जुन्याओ ने खोजबीन के लिए गुप्त रक्षकों की कई टीमें भेजी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और राजधानी शहर में धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। एक चाय घर में लोगों का एक समूह पास आकर गपशप कर रहा था। अरे अरे अरे, क्या तुमने सुना?
चौथे रैंक के जनरल के महल से मिस नी, उनका मंगेतर, जो महल में गार्ड के रूप में सेवा करता था, वह गायब हो गया है। क्या क्या ये वही गार्ड है जिसकी बहन महल में एक विशेष महिला है? जी हाँ, बिल्कुल सही। कौन सी मिस नी? ये चौथे रैंक के जनरल के महल से मिस नी है। लोग कहते हैं कि वो खूबसूरत और गुणी है, उनका स्वभाव सौम्य है, बस थोड़ी ज्यादा ही चुनिंदा है। वह 18 साल की हो चुकी है और अभी तो शादी की तैयारियों पर चर्चा भी नहीं कर रही है। आखिरकार एक उपयुक्त परिवार मिलने के बाद ऐसी बात होना। गार्ड चला गया, क्या वह मर गया है या क्या हुआ है? कहा जाता है कि कुछ समय पहले डाकुओं के संहार के दौरान वह नदी में डूब गया था। ये कहने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी आवाज धीमी कर ली और आगे कहा, वे कहते हैं कि उसका शव अभी तक नहीं मिला है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को गहरा सदमा और दुख हुआ। अरे कितना अफसोस की बात है, सचमुच बहुत दुख की बात है। इतने अच्छे मेल वाले जोड़े, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये खबर एक व्यक्ति से 10 लोगों तक फैली और फिर 10 लोगों से 100 लोगों तक। महज कुछ ही दिनों में ये राजधानी शहर में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग दयालु थे, उन्होंने केवल इस बात पर खेद व्यक्त किया कि युवा जनरल बदकिस्मत थे और मिस नी भी दुर्भाग्यशाली थी, क्योंकि इस त्रासदी के घटित होने के ठीक बाद ही उनकी शादी तय हुई थी। कुछ लोग बस आह भरते हुए कहते, जीवन अनिश्चित है और भाग्य हमारा मजाक उड़ाता है, और फिर कुछ नहीं कहते। ये लोग स्वभाव से ही अच्छे हृदय वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बेहद दुर्भावनापूर्ण थे। वे ऐसे बोल रहे थे मानो उनके मुंह जहर से भरे हों, उनके शब्द बोलते ही घातक हो जाते थे। एक पल वे इस बात पर चर्चा करते थे कि मिसनी को एक कठोर भाग्य का श्राप मिला हुआ है, जो अपने पति के घर की दहलीज पार करने से पहले ही उसे बर्बाद करने में सक्षम है। अगले ही पल वे अनुमान लगाएंगे कि गार्ड बहुत बेवकूफ था। आखिर क्यों सिर्फ उसी के साथ यह हादसा हुआ जबकि बाकी सब ठीक थे? इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसके युद्ध कौशल में कमी थी। धीरे धीरे अफवाहों की आग महल के अंदर तक भी पहुंच गई। कहा जाता था कि इस गार्जिया में कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि वह दरबार में अपनी बहन के संपर्कों के कारण ही पदोन्नति पाकर ऊंचे पद पर पहुंचा था। आखिरकार उनकी बहन एक विशेष पत्नी थी और वह स्वयं राजकुमार के मामा थे, इसलिए सम्राट का पक्षपात समझ में आता था। अफवाहें तेजी से फैलने लगी, घातीय रूप से बढ़ने लगी और अंततः विस्तृत और सजीव हो गईं। जो लोग शुरू में दूरदर्शी थे, वे भी धीरे धीरे विश्वास करने लगे और संदेह करने लगे। जनमत के तथाकथित भय का यही मूल कारण है। सचमुच बदनामी जून की ठंड की तरह चुभती है। डॉट 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 महल और बाहरी दुनिया के बीच संचार पूरी तरह से ठप हो गया था। झाओ जुन्याओ के जानबूझकर किए गए गुप्त प्रयासों के कारण हरम में फिलहाल अफवाहों और गपशपों का कोई असर नहीं पड़ा। शेया रुकी बाहरी दुनिया की घटनाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ थी और अपने भाई की स्थिति के बारे में तो उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। सारी गपशप, दुर्भावना और अफवाहें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मई तक मौसम काफी गर्म हो गया था। उसे अपने दरवाजे से बाहर कदम रखने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। वह अपना समय महल में लिटिल बन के साथ बिताने, चित्र पुस्तकों को पढ़ने और कहानियां सुनाने में बिताना पसंद करती थी। अपने खाली समय में वह सुलेख का अभ्यास करती थी या जेडयू और अन्य लोगों के साथ मिलकर सुई धागे का काम सीखती थी। उसके दिन शांत और चिंतामुक्त थे। शेया रुकी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह की जहरीली बातों में उलझ गई है। बेशक झाओ जुन्याओ उसे यह बात नहीं बताएगी। हालांकि एक अन्य महिला नी मानेकशुए इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसने कई दिनों तक खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। न बोलती, न रोती, वह बस एक सेट पेंडेंट को पकड़े रही, लगातार उसे देखती रही, लगातार उसे छूती रही। वह खाना खाते समय उसे निहारती रहती थी और सोते समय उसे पकड़े रहती थी। कोई भी उसे ऐसा करने से मना नहीं कर सकता था। लेडी नी रो रोकर लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी को सांत्वना देने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। मानेकशुए, मरे हुए को वापस जीवित नहीं किया जा सकता। तुम खुद को क्यों कष्ट दे रही हो और अपना स्वास्थ्य क्यों खराब कर रही हो? हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारे दोनों परिवारों का एक साथ होना नियति में नहीं था। ये सुनकर नी मानेकशुए अचानक मुड़ी, उसकी निगाहें दृढ़ थीं। माँ, वो मरा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी मौत नहीं हुई है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसका शव भी नहीं मिला? शव न मिलने का मतलब है कि वह केवल लापता है। उसकी मौत कैसे हो सकती है? लेडी नी एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी, अपनी बेटी को गले लगा लिया और इतना जोर से रोने लगी कि उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। बेटी, मूर्खता मत करो। जाग जाओ, कृपया अपनी माँ को मत डराओ। नी मानेकशुए ने लेडी नी की ओर देखा, फिर दर्पण में अपने प्रतिबिंब की ओर देखा। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। माँ, मैं हमेशा से ही होश में रहा हूँ। जब तक मैं उसका शव अभी नहीं देख लेता, तब तक मुझे विश्वास ही नहीं होगा कि वह मर चुका है। नहीं तो मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। बोलने के बाद भी वह अपने हाथ में मौजूद जेड के पेंडेंट को देखती रही। यह उस पत्र के साथ संलग्न था जो उसने जाने से पहले उसे लिखा था। उसके पास एक थी और उसके पास एक। दोनों को मिलाकर पानी में खेलती हुई मंदारिन बत्तखों की एक जोड़ी बन गई। ये पहली बार था जब उसे उससे कोई पत्र मिला था। एक भोली भाली युवती होने के नाते जब उसे अपने भावी पति से पत्र मिला तो वह शर्म से लाल हो गई। उसके गाल बार बार लाल हो रहे थे और 2 दिन बीतने के बाद ही उसने हिम्मत जुटाकर लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। वह पत्र अभी भी उसके तकिए के नीचे दबा हुआ था। किसी को पता नहीं था, यह उनका रहस्य था। ये सोचकर उसके गाल फिर से लाल हो गए। शिया टिंगफेंग, मैं हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी।
मुझे पता है तुम मरे नहीं हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहली नजर में ही वह एक आदमी के प्यार में क्यों पड़ गई, लेकिन फिर भी वह तैयार थी। ये देखकर कि उसे राजी नहीं किया जा सकता, लेडी नी ने कोशिश करना ही बंद कर दिया। वह प्रतिदिन अपनी बेटी की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करती थी। सबसे पहले उसे डर था कि उसकी बेटी निराश होकर कोई मूर्खतापूर्ण काम कर सकती है। दूसरे, वह व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि कोई भी उसकी बेटी को बाहर फैल रही दुर्भावनापूर्ण बातों के बारे में न बताए और न ही किसी को उसकी उपस्थिति में लापरवाही से गपशप करने की अनुमति देती थी। और इसलिए वह कई दिनों तक लगातार प्रयास करती रही। जैसे जैसे मई का महीना समाप्त हो रहा था और जून का महीना नजदीक आ रहा था, बाहर फैल रही अफवाहें और गपशप कम होने के बजाय और भी बदतर होती जा रही थी। लेडी नी के हृदय की गहराइयों से निराशा उमड़ रही थी। एक दिन वह छोटे से बौद्ध हॉल में घुटनों के बल बैठ गई और आंसू भरी आंखों से बुद्ध से प्रार्थना और विनती करने लगी। वह बुद्ध से आशीर्वाद और सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए कोई मन्नत मांगने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी प्रार्थना पूरी कर पाती, एक युवा नौकरानी दौड़ती हुई अंदर आ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैडम, मिस नी गायब हो गई हैं। लेडी नी स्तब्ध रह गई, तुरंत घबरा गई। क्या कहा आपने? बिना किसी सवाल या आगे के विचार की परवाह किए लेडी नी ने अपनी स्कर्ट उठाए और हड़बड़ी में बाहर निकल गई। मंक्सू, मैनिक्स्यू, उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो वह पूरी तरह से खाली था। C471, C473 अज्ञानी मूर्ख स्त्री। कपड़े नाजुक थे और उनमें साफ सफाई के संकेत दिख रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति कहीं नहीं मिला। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह पिछले कुछ दिनों से इतनी आज्ञाकारी रही है, वह मुझे धोखा दे रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मानिकसुए, मेरी नासमझ लड़की, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? लेडी नी रोते हुए जल्दी से लोगों को उसे ढूंढने का आदेश देने लगी। घर से दूर जाने वाली सड़कों पर ध्यान से खोजो और तुम्हें मिस को वापस लाना होगा। हाँ, घर के नौकरों का एक समूह तुरंत घर से निकल गया। हालांकि नी निवास बड़ा नहीं था और उनके पास नौकर भी कम थे। इसके अलावा राजधानी शहर की सड़कें और गलियां हुतोंगों से भरी हुई थी। जानबूझकर छिपने वाले व्यक्ति को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। अंततः न केवल वे उसे ढूंढ नहीं पाए, बल्कि वे नए सिरे से उपहास का पात्र भी बन गए। मिस नी ने एक नई प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी, वह थी निर्लजता की प्रतिष्ठा। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है और वो पहले से ही अपने पति की तलाश में निकल पड़ी है। छी छी, एक युवती, और घर से निकलने से पहले ही उसकी सारी इज्जत चली गई। सचमुच कितनी बेशर्मी है। आहें भरते हुए लोग तरह तरह के दुर्भावनापूर्ण शब्द बोल रहे थे। नी परिवार पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन चुका था। न तो लेडी नी और न ही जनरल नी को कोई परवाह थी। वे हमेशा की तरह हर जगह खोजबीन करते रहे। भले ही कोई और मानिकसू को स्वीकार न करे, फिर भी वह उनके लिए एक दशक से अधिक समय से पाली गई अनमोल रत्न थी, उनकी हथेली का अनमोल हीरा थी। लेकिन अब उनका अनमोल रत्न कहाँ था? एक अविवाहित युवती पूरी रात बाहर कैसे रह सकती है? अंधेरा तेजी से छा रहा था। लेडी नी और जनरल नी को ऐसा लगा मानो चिंता से उनके बाल पल भर में सफेद हो गए हों। जैसे जैसे रात हुई और राजधानी शहर धीरे धीरे शांत होने लगा, नी निवास स्थान जगमगाता रहा। थके हारे नौकर दिन भर की खोज के बाद खाली हाथ लौट आए। मैनिकसुए का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। दिन रात में बदल गया और रात फिर से दिन में बदल गई। लेडी नी और ओल्ड मास्टर नी ने पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की थी। अगली सुबह तक वे दोनों काफी बूढ़े लग रहे थे, उनके बाल रातों रात काफी सफेद हो गए थे। नौकरानियों ने उनके लिए नहाने का पानी लाया और नाश्ता परोसा। स्वामी जी, महोदय, कृपया कुछ खा लीजिए। लेडी नी ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। मैं भला कैसे खा सकता हूँ? जनरल नी भी थका हुआ लग रहा था, उसकी कनपटी पर सफेद धूल जमी हुई थी। महोदय, आप कमजोर हैं, आपको कुछ खाना चाहिए। आज मैं यमन जाकर खोज में मदद के लिए और आदमियों की मांग करूंगा। तुम रात भर सोए नहीं हो, कुछ खा लो और आराम कर लो। चिंता मत करो। मानिकसु शांत स्वभाव की है, लेकिन वह अपने विचारों वाली लड़की है। लेकिन बोलते बोलते जनरल नी को एहसास हुआ कि वह अब और बोल नहीं सकते। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अपने कमरे में कैद एक लड़की आखिर क्या समझ सकती है? चाहे वह कितनी भी समझदार क्यों न हो, क्या वह सचमुच हर तरह के खतरे से बच सकती है? लेडी नी के चेहरे से आंसू बह रहे थे। तुम्हें भी खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। मानिकसु अभी वापस नहीं आए हैं। उसके लौटने से पहले हम हार नहीं मान सकते। जनरल नी ने सिर हिलाया, उनकी आंखें लाल थीं। आह महोदय, कृपया पहले कुछ खा लीजिए। उन्होंने एक दूसरे को खाने के लिए उकसाया, लेकिन अंत में खाना ठंडा पड़ गया और उन दोनों में से किसी ने भी उसे छुआ तक नहीं। ऐसे समय में भला कौन खाना खा सकता है? जब दोनों चुपचाप बैठे थे, तभी अचानक एक नौकर लड़का अंदर आकर खबर देने लगा। मालिक और मालकिन को सूचना है कि ज़िया परिवार से कोई आया है। जनरल नी और लेडी नी ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। ऐसे समय में वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वास्तव में अपनी उलझन के बावजूद वे दोनों उठ खड़े हुए। उन्होंने एक नौकर को मेहमानों को अंदर बुलाने और उन्हें बैठक कक्ष में ले जाने का निर्देश दिया, जबकि दूसरे नौकर ने उनके लिए हाथ मुंह धोने का पानी और ताजे कपड़े लाए। जब वे दोनों संभल गए, तो लेडी नी और जनरल नी एक साथ बैठक कक्ष की ओर चल दिए। जिस बैठक कक्ष में मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था, वहां बूढ़े मास्टर शिया और लेडी याओ अपनी तीसरी कप चाय खत्म कर चुके थे और अधीर हो रहे थे। अपने मेजबानों को अंततः प्रकट होते देख उन्होंने उनके पहले बोलने का इंतजार नहीं किया। बूढ़े मास्टर ज़िया उपहास करने के लिए बेताब थे। क्या नी परिवार अपने मेहमानों का इसी तरह स्वागत करता है?
लेडी याओ ने नाक ऊपर उठाकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, महाराज आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। ये शाही परिवार शिष्टाचार पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बूढ़े मास्टर जिया ने जनरल नी और लेडी नी को गुस्से से घूरा। स्पष्ट रूप से क्रोधित थे, लेकिन अंततः उन्होंने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। बस करो, बस करो, मैं तुमसे बहस करने के लिए इतना नीचे नहीं गिरूंगा। इतना कहकर वह सीधे मुद्दे पर आ गया। आपने मेरे बेटे के बारे में तो सुना ही होगा। दुखद घटना कभी भी घट सकती है और भाग्य का कोई भरोसा नहीं। माता पिता के रूप में हम भले ही बहुत दुखी हों, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आज नी परिवार के साथ सगाई तोड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। आखिरकार हमने अभी अभी बातचीत शुरू की है, इसलिए इससे किसी को ज्यादा देरी नहीं होगी। आपके नी परिवार की बेटी बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली है। उसे अच्छे दूल्हों की कमी नहीं होगी। बूढ़े मास्टर जिया ने यह बात अधिकार जताते हुए और आंखें सिकोड़ते हुए कही। उनके बेटे की अचानक मृत्यु हो गई थी और वे सचमुच दुखी थे। लेकिन सौभाग्य से वह लड़का केवल एक रखेल का बेटा था और उसे पारिवारिक संपत्ति विरासत में नहीं मिलती। उसकी मृत्यु को केवल दुर्भाग्य ही माना जा सकता था। इसके अलावा सम्राट ने मुआवजे के रूप में सोने और चांदी की एक बड़ी राशि प्रदान की थी। इससे जिया परिवार को पर्याप्त सम्मान मिला, इसलिए बूढ़े मास्टर जिया को कोई शिकायत नहीं थी। आखिरकार अपने देश के लिए मरना, उनकी मृत्यु सम्मानजनक थी, उनके पूर्वजों को गौरव दिलाया और उन्हें स्वयं आर्थिक लाभ हुआ। ये तो एक तीर से 3 निशाने लगाने जैसा था, तिहरा लाभ। बूढ़े मास्टर शिया मन ही मन खुश थे, जबकि लेडी याओ तो और भी ज्यादा प्रसन्न थी। उस नीच औरत के बेटे की मौत भला ही हुई। बेटे के बिना भला वो नीच मौसी वेन भला उससे कैसे मुकाबला कर पाएगी। हाँ हाँ, भविष्य में जिया परिवार चाहे कितना भी इज्जतदार हो जाए, उस नीच औरत से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। सारी दौलत उसी की थी और उसका बेटा ही वारिस था। ज्यादा से ज्यादा अगर वो छोटा बदमाश जिया जिनफेंग कुछ हासिल कर ले और लेडी वेन की पिछली मेहरबानी को याद रखे, तो शायद वो उसे खाने के लिए कुछ दे दे। पर क्या फर्क पड़ता है? अगर वो लड़का इज्जतदार बन भी जाए, तो क्या वो अपनी कानूनी माँ के बारे में सोचना छोड़ देगा? क्या वो बेइज्जत होने की हिम्मत करेगा? चाहे कुछ भी हो जाए, इस जन्म में उसने लेडी वेन को अपने नीचे ही रखा था। बूढ़े मास्टर जिया का पिछला आंगन अभी भी उसी के अधिकार में था। आखिर वो तो वैध पत्नी थी। लेडी याओ जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती थी, उतना ही ज्यादा उन्हें विजयी महसूस होता था। सम्राट द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए गए सोने और चांदी की विशाल राशि के बारे में सोचकर लेडी याओ प्रसन्नता से चमक उठी। कितना अद्भुत, सचमुच आकाश की भी आंखें हैं। इस पूरे मामले में अगर किसी एक बात से असंतोष था, तो वह नी परिवार था। उन्होंने शुरू में इतनी जल्दी सगाई तोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार जब लड़के के परिवार ने सगाई तोड़ने का प्रस्ताव रखा, तो युवती हमेशा ऐसे पेश आती थी मानो उसे त्याग दिया गया हो। इससे युवती की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता था। वे अफवाहों के शांत होने का इंतजार कर सकते थे और फिर महिला के परिवार को सगाई तोड़ने का प्रस्ताव रखने की अनुमति दे सकते थे। ये बेहतर होता, लेकिन बूढ़े मास्टर जिया और लेडी याओ को किसी तरह पता चल गया था कि मिसनी गायब हो गई है। एक अविवाहित युवती, जिसने अभी तक औपचारिक रूप से अपना कमरा भी नहीं छोड़ा था, पूरी रात के लिए बाहर गायब हो गई थी। ये भला कैसे स्वीकार्य हो सकता है? मिस नी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। इसके अलावा ये तथ्य भी था कि इससे अनिवार्य रूप से जिया परिवार भी फंस जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेडी याओ की स्वयं भी बेटियां थीं। ऐसे परिवार के साथ ससुराल में रहने से जिसकी प्रतिष्ठा इतनी धूमिल हो चुकी हो, उसकी अपनी बेटियों के लिए विवाह की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लेडी याओ ने उस सुबह सबसे पहले ओल्ड मास्टर जिया से आग्रह किया था कि वे नी परिवार के पास जाकर सगाई तोड़ दें। इन शब्दों को सुनकर बूढ़े गुरु नी और महिला नी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिया परिवार ऐसे समय में उनकी बदकिस्मती का फायदा उठाने की हद तक गिर जाएगा। उनके लिए इस समय सगाई तोड़ने का प्रस्ताव रखना दुनिया को ये घोषणा करने के बराबर था कि उनकी बेटी की मासूमियत खतरे में है। देखो, अब तो उसके होने वाले ससुराल वाले भी उससे नफरत करने लगे हैं और सगाई तोड़ने के लिए दौड़ पड़े हैं। लेडी नी इतनी क्रोधित थी कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वह झट से खड़ी हो गई। इसका क्या मतलब है? उसने हैरानी से कहा। लेडी याओ ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। C472, C474, मेरा नाम ये तांग है। ओह, लेडी नी, ये कैसा बहाना है? क्या आपको ठीक से पता नहीं है कि आपका मतलब क्या है? या फिर आप ये कह रहे हैं कि आप उस बेटी को नहीं समझते जिसे आपने खुद पाला पोसा है? लेडी नी इतनी क्रोधित थी कि उन्हें तारे नजर आने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह लड़खड़ा गई, लगभग बेहोश होने वाली थी। जनरल नी ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। मैडम, सावधान रहें। जनरल नी की निगाहें अचानक ओल्ड मास्टर जिया और लेडी याओ की ओर मुड़ गईं। इस समय सगाई तोड़ना सरासर अनुचित है। ये व्यवहार सरासर बेशर्मी भरा था। कोई भी सभ्य परिवार ऐसे मौके पर अपनी मौजूदगी का दिखावा नहीं करता। आमतौर पर तूफान थमने के बाद चुपचाप सगाई तोड़ दी जाती है। सब लोग अनभिज्ञता जताते हैं और कुछ सालों बाद वे दूसरे से शादी कर लेते हैं और इस मामले का जिक्र तक नहीं होता। लेकिन अब अपने ससुराल वालों से स्पष्ट सीमा रेखा खींचने के लिए इतना उत्सुक होना वास्तव में भयावह था। अपनी गलती का एहसास होने पर बूढ़े मास्टर जिया ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान बिखेरी। जनरल नी, कृपया क्रोधित न हो। वास्तव में यह मेरे बेटे से संबंधित मामले के कारण है। मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका इशारा साफ था। मेरा बेटा मर चुका है, तो तुम्हारी बेटी अभी भी इतनी बेताबी से क्यों चिपकी हुई है? शादी से पहले व्यभिचारी रही औरत वह मेरे वीर बेटे के लायक कैसे हो सकती है?
बेशक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह घटना उसके स्वाभिमान पर चोट थी। बूढ़े मास्टर जिया को अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह थी। उनमें एक विद्वान का स्वाभाविक गर्व और विद्वत्ता थी। भले ही जिया परिवार साधारण था, फिर भी वे विद्वानों का परिवार थे। वे नी परिवार जैसे सैन्य परिवारों को नीचा समझते थे। इसके अलावा वे भला कैसे अपनी रखेल से जन्मे बेटे की शादी को अपने वैध बच्चों के भविष्य और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने देते। इसलिए सगाई तोड़नी पड़ी। जनरल नी ने अपने जीवन का आधे से अधिक समय सेनापति के रूप में बिताया था। अपनी युवावस्था में उन्होंने शत्रुओं का वध किया, डाकुओं को कुचला, आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी और बर्बरों को खदेड़ा। उन्होंने कई शानदार सैन्य कारनामे तो नहीं किए थे, लेकिन युद्ध के मैदान में वे कायल नहीं थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई और वे युद्ध क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए, उनका स्वभाव काफी शांत हो गया था। उन्होंने अपने परिवार को शांतिपूर्ण और स्थिर जीवन जीने में मार्गदर्शन दिया। लेकिन शांतिप्रिय होने का मतलब यह नहीं था कि उसे आसानी से धमकाया जा सकता था। शिया परिवार के बेशर्म दिखावे को देखकर उनका धैर्य अंततः टूट गया और उनकी निगाहें भयावह रूप से तीखी हो गईं। एक बूढ़े सधे हुए भेड़िए की तरह जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने घातक दांत दिखाता है, उन्होंने एक हाथ से लेडी नी को ढाल बनाया और दूसरे हाथ की मुट्ठी कसकर भींच ली। धड़ाम, उसकी मुट्ठी मेज पर जोर से पड़ी। उस पर रखे चाय के कप उछले और जोर से खनकने लगे। पॉलिश की हुई नानमू लकड़ी की मेज पर एक गहरे मुट्ठी के निशान बन गए थे, जिससे लकड़ी के टुकड़े लगभग चूर चूर हो गए थे। मेरे स्वामी, लेडी नी भय से कांप उठी। जनरल नी ने उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई, जबकि उनकी तीखी निगाहें ओल्ड मास्टर जिया पर टिकी हुई थी। सगाई तोड़ना स्वीकार्य है, लेकिन अभी नहीं, लेडी नी ने तुरंत कहा। भले ही वह मर गया हो, सगाई तोड़ने पर सहमत होने से पहले हमें शव देखना होगा। लेडी नी बिल्कुल अनिच्छुक थी। मानिकसुए को ये अपमान जिया टिंगफेंग की वजह से सहने पड़े थे। अगर सगाई टूटनी भी थी, तो उसका कारण उस व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि होना था, न कि इसलिए कि उनकी अपनी बेटी अब पवित्र नहीं रही। इसके अलावा उस आदमी का अभी तक पता भी नहीं चला था। हो सकता है कि वह सचमुच मरा न हो। अगर किसी ने उसे बचा लिया होता तो क्या होता? क्या आपका शिया परिवार खोजबीन के लिए लोगों को नहीं भेजेगा? अगर वह मर भी गया है, तो भी आपको उसका शव जरूर लाना होगा। लेडी नी ने गुस्से से कहा। हालांकि लेडी याओ डरी हुई थी, लेकिन लालच में अंधी होकर उसने जरा भी परवाह नहीं की और तिरस्कार से कहा, लेडी नी, आप बहुत ज्यादा चिंता करती हैं। शिया परिवार के मामले आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। वैसे भी उसकी मौत हो चुकी है, तो उसे ढूंढने का क्या फायदा? शिया टिंगफेंग अविवाहित था और उसके कोई बच्चे नहीं थे, उसकी मृत्यु असमय मानी जाएगी। रिवाज के मुताबिक उसे तो पैतृक समाधि में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अगर उसका शव मिल भी गया, तो उसे यूं ही कहीं दफना दिया जाएगा। बेहतर होगा कि उसे नदी की मछलियों को खिला दिया जाए। इसके अलावा शव को ढूंढने और निकालने के लिए लोगों को काम पर रखने में पैसा भी खर्च होगा। अंततः जिया परिवार के घिनौने और निर्लज वास्तविक रंग देखकर जनरल नी ने आगे कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने हाथ के एक जोरदार इशारे से दीवार पर टंगी लंबी तलवार निकाल ली। स्विश, तलवार म्यान से बाहर निकल आई। ठंडे चमकते ब्लेड के किनारे को धीरे से सहलाते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, फिर भी सगाई अभी रद्द नहीं की जाएगी। आप दोनों जा सकते हैं। ये तो एक स्पष्ट धमकी थी। बूढ़े मास्टर जिया तुरंत सहम गए। वास्तव में वे हमेशा से ही काफी डरपोक थे। लेडी याओ भी डर गई थी। कांपते हुए उन्होंने जनरल नी की ओर इशारा किया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम दिन दहाड़े हत्या करने की योजना बना रहे हो? इतना कहने के बाद उसने हिम्मत जुटाई, कमर पर हाथ रखे और हकलाते हुए बोली, ये राजधानी है, राजा की नाक के ठीक नीचे। दिन दहाड़े, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, जनरल नी ने एक भयंकर मुस्कान दी और बिजली की गति से अपनी तलवार से वार किया। आह! लेडी याओ चीख पड़ी। उनके पैर लड़खड़ा गए और वे जमीन पर गिर पड़ी। उनके कपड़ों का एक टुकड़ा कटकर नीचे गिर गया। स्वामी जी, मुझे बचाओ! लेडी याओ इतनी डरी हुई चीखी कि उसका पेशाब निकल गया। बूढ़े मास्टर जिया भी भयभीत थे, सहमे हुए थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे बस थोड़ा पीछे हट गए और 2 बार गला साफ किया। एक सज्जन व्यक्ति बातों से मामलों को सुलझाता है, बल से नहीं। जनरल नी ने एक हाथ में ताजा कटा हुआ कपड़ा पकड़े हुए उसे तिरस्कार पूर्वक एक तरफ फेंक दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्षमा करें, लेकिन ये जनरल बिल्कुल भी सज्जन नहीं है। बूढ़े मास्टर जिया अवाक रह गए। पलक झपकते ही, अभी भी सदमे में डूबे हुए, उन्हें अचानक अपनी गर्दन पर ठंडक का एहसास हुआ। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तब तक उन्होंने देखा कि तेज धार वाली लंबी तलवार पहले से ही उनके गले पर टिकी हुई थी। जनरल नी की लाल आंखें पाले की तरह ठंडी थीं। ये जनरल फिर से कह रहा है, युद्ध रद्द किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। अगर तुमने और बकवास करने और मेरी बेटी का अपमान करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे कुत्ते की जान लेने में भी संकोच नहीं करूंगा। बूढ़े मास्टर जिया इतने भयभीत हो गए कि उनके होंठ बैंगनी पड़ गए। दूसरे आदमी की आंखों में जो भाव थे, उनसे लग रहा था कि वह उन्हें वहीं मार डालेगा। कांपते हुए उसने कहा, तुम जल्दबाजी मत करो। मैं ओल्ड मास्टर जिया के इस निर्दयी प्रदर्शन को देखकर लेडी याओ को घोर घृणा हुई। फिर भी उन्होंने स्वयं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और जमीन पर ही बैठी रहीं। उनके पैर खड़े होने के लिए बहुत कमजोर थे। आप तलवार दूर रख दीजिए, हम सगाई नहीं तोड़ेंगे। जनरल नी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उनकी आवाज में धमकी भरा लहजा था। क्या आपको यकीन है कि आप मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं?
बूढ़े मास्टर जिया ने चूजे की तरह तेजी से सिर हिलाया। जरूर, जरूर। जनरल नी ने ठंडी सांस ली और अंततः अपनी तलवार म्यान में डाल ली। फिर उसने लात मारी। निकल जाओ। लात लगने के बाद बूढ़े मास्टर जिया घबराकर इधर उधर भागने लगे और उन्होंने लेडी याओ की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। लेडी याओ को कोसना चाहती थी, उठकर उसके पीछे दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं थी। वह वहीं बैठी रही, बेहद निराश और आंसू बहाने की कगार पर। जनरल नी ने शांत भाव से अपनी तलवार म्यान में रखी और घृणा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। कोई इसे बाहर निकालो। कुछ देर बाद कुछ नौकर लड़के अंदर आए। उन्होंने कुशलतापूर्वक लेडी याओ को उठाया और उन्हें बाहर ले गए। उसी क्षण लेडी नी ने अचानक फर्श पर एक पीला पोखर देखा। घिनौना, इस कालीन का क्या हाल है? किसी से कहो कि इसे फेंक दे। जनरल नी उनके पास आए और उन्हें सहारा देते हुए बोले। उनका लहजा फिर से सौम्य हो गया। हाँ हाँ, सब कुछ फेंक दो। डॉट डॉट डॉट। शिया परिवार को भगा देने के बाद जनरल नी यमन गए, छुट्टी का अनुरोध किया और फिर कुछ आदमियों को लेकर अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़े। एक सम्मानित विवाहित महिला होने के नाते लेडी नी के लिए बाहर जाना उचित नहीं था, इसलिए वह घर पर ही इंतजार कर सकती थी। उसका दिल मानो तेल में तल रहा था, एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयान न करना ही बेहतर है। जिया परिवार में वापसी। लेडी याओ को बाहर फेंक दिया गया। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके पैर कमजोर थे और उनके अंतर वस्त्र मूत्र से सने हुए थे। C473, C475 वापस आ गए। अभी भी जीवित हैं। लेडी याओ गाड़ी में बैठी थी, उन्हें खुजली हो रही थी और उनसे बदबू आ रही थी। बूढ़े मास्टर जिया में अभूतपूर्व घृणा का भाव भर गया था। अज्ञानी, मूर्ख स्त्री, मैंने तुम्हें आने से मना किया था, फिर भी तुम जिद पर अड़ी रही। अब जब तुम्हें भगा दिया गया है, तो अपमानित होने पर कैसा लगता है? वे न केवल अपना काम पूरा करने में असफल रहे, बल्कि उनकी बेइज्जती भी हुई। निराशा उनके सीने में इस कदर समा गई मानो उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना अपमान महसूस नहीं किया। लेडी याओ क्रोधित और दुखी दोनों थीं। मेरा यहाँ आने पर जोर देने का क्या मतलब है? प्रभु, क्या आप ही सगाई रद्द नहीं करना चाहते थे? एक पल आप कहते हैं कि जिया टिंगफेंग ने आपको शर्मिंदा किया, अगले ही पल आप मिस नी पर अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाते हैं। बूढ़े मास्टर जिया का आडंबर चूर चूर हो गया और वे थोड़े घबरा गए और चिढ़ गए। हाँ, मैं आना चाहता था, लेकिन ये तुम्हारा ही विचार था। देखो तो सही, डर के मारे पैंट गीली कर ली। मैं तुम्हारे जैसी औरत से शादी करके कैसे फंस गया? घर में तो तुम इतनी बहादुर हो, लेकिन बाहर कदम रखते ही डरपोक बन जाती हो। ये सुनकर लेडी याओ भड़क उठी। बूढ़े मास्टर जिया की ओर इशारा करते हुए उन्होंने गुस्से में उन्हें कोसना शुरू कर दिया। अरे बूढ़े, खुद को देख लो, मेरी आलोचना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो हमेशा बड़े बड़े दावे करते रहते हो कि ताकतवर को बल से झुकाया नहीं जा सकता, लेकिन खुद को देखो, तुम निकम्मे काया हो। उसकी इस घोर दृष्टता को देखकर बूढ़े मास्टर जिया भी क्रोधित हो उठे। लेडी याओ, तुम कितनी जहरीली औरत हो। क्या मैं तुम्हारे प्रति बहुत दयालु रहा हूँ? तुम अपने वरिष्ठों का जरा भी सम्मान नहीं करती। कितनी दृष्टता है। लेडी याओ इतनी क्रोधित थी कि उनकी आंखें बाहर निकल आईं और गाल फूल गए। तुम मुझे जहरीली औरत कहने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारे बच्चों को जन्म देने और इतने सालों तक तुम्हारा साथ देने के बाद तुम मुझे एक नाजायज बच्चे के लिए अपमानित करते हो। मैं, लेडी याओ क्रोध और आक्रोश से भर उठी। वह अपना सिर गाड़ी की दीवार पर पटकना चाहती थी, लेकिन दर्द के डर से उन्होंने बूढ़े मास्टर जिया पर हमला कर दिया। हे भगवान, मैं अब और जीवित नहीं रह सकता। आपके शिया परिवार के लिए मैंने बच्चे पैदा किए, आपकी प्रतिष्ठा की चिंता में खुद को बीमार कर लिया और दिन रात मेहनत की। बदले में मुझे क्या मिला? हे भगवान, मुझे मरने दो। लेडी याओ विलाप करते हुए और हंगामा मचाते हुए बूढ़े मास्टर जिया के कपड़े नोचने लगी। उनकी नाक से आंसू बह रहे थे और वे बोल रही थी, अरे बूढ़े मूर्ख, अगर हिम्मत है तो मुझे तलाक दे दो। मुझे तलाक दे दो, अभी इसी वक्त तलाक दे दो। बूढ़े मास्टर जिया हक्का बक्का रह गए। क्या यह महिला न केवल डरी नहीं है, बल्कि पलटवार भी कर रही है? एक मैली कुचली, बदबूदार औरत अब उसके सामने रो रही थी और छटपटा रही थी। बूढ़े मास्टर जिया अपना आपा खोने ही वाले थे। उसने लेडी याओ के बाल पकड़कर उसे लात मारकर दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका अंदाजा गलत निकला और उसका पैर उसके अस्त व्यस्त कपड़ों में उलझ गया। उसका पूरा शरीर आगे की ओर झुक गया और फिर दोनों एक साथ ढेर हो गए। गाड़ी काफी देर तक हिलती रही, फिर जाकर स्थिर हुई। आगे चल रहे कोचवान ने अंदर से शोर सुना और अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह ढक लिया। मन ही मन बड़बड़ाया, उन्हें यही मिलना चाहिए था। यह यात्रा तो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। उस परिवार की बेटी बिल्कुल ठीक थी। जब वह आपके घर में आई थी तब उसकी प्रतिष्ठा बेदाग थी। अब जब ये सब हो गया है, तो आप न सिर्फ इसे छुपाने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आग में घी डाल रहे हैं। इतनी क्रूरता से पेश आते हो, क्या तुम्हें इसके परिणाम का डर नहीं है? जब शिया परिवार आपस में लड़ने और खुद को मूर्ख साबित करने में व्यस्त था, तब नी परिवार अपनी बेटी की तलाश में लगा हुआ था। यह मामला राजधानी शहर की सड़कों और गलियों में आग की तरह फैल गया। नी परिवार की मिस नी, जो कभी एक संरक्षित युवती थी, अब गपशप और उपहास का विषय बन गई थी। उसके पूर्व करीबी दोस्तों ने, जिनके साथ वह पहले बेडरूम में रहती थी, निर्दयता से उससे सारे संबंध तोड़ लिए। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मिस नी का पता अभी भी अज्ञात था। महल में झाओ जुन्याओ अभी भी खोजबीन के लिए अपने आदमियों को भेज रहा था। उसने नी परिवार की परेशानियों के बारे में भी सुना था और उसने गुप्त आदेश जारी किया था कि मिस नी पर नजर रखी जाए और मिलने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। गुप्त रक्षकों को आदेश प्राप्त हुआ।
झाओ जुन्याओ ने गुप्त रक्षकों की वापसी को चिंता भरे भाव से देखा। आधा महीना बीत चुका है और अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। वह भी बहुत चिंतित थे। सब लोग कह रहे थे कि वह मर चुका है। उसने खुद भी जिया परिवार को सोने चांदी का बड़ा जखीरा दान किया था, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। इसके अलावा किंग किंग का क्या होगा? वह उसे क्या बताएगा? क्या उसे अब भी सच्चाई से अनजान रखना चाहिए? राजधानी शहर में हर तरफ चर्चाओं का माहौल था। राजधानी के बाहरी इलाके में, राजधानी से लगभग 110 मील दूर, एक युवती और उसकी नौकरानी एक नहर के किनारे टहल रही थी। वे वहां 2-3 दिन से थे। उनका सूखा राशन खत्म हो चुका था। भूख लगने पर वे जंगली फल खाते थे, प्यास लगने पर नदी का पानी पीते थे। उन्होंने दिन भर खोजबीन की और रात में सोने के लिए एक समतल जगह ढूंढ ली। दोनों युवतियां अक्सर एक दूसरे से लिपटकर डर के मारे रोती रहती थीं। उसकी नौकरानी डोंग एर ने उसे समझाने की कोशिश की, मालकिन चलिए वापस चलते हैं। कई दिन बीत चुके हैं, परिवार वाले बहुत चिंतित होंगे। छोटे मालिक जिया तो पहले से ही। नी मानिक सुए ने अपने आंसू पोंछे। नहीं, वह मरा नहीं है, वह बिल्कुल भी मरा नहीं है। इतना कहकर वह खड़ी हो गई और आगे बढ़ने का इरादा किया, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही वह अचानक खड़ी हुई, उसे चक्कर आने लगे और वह गिर पड़ी। डोंगर ने झट से उसे पकड़ लिया। मालकिन, कृपया थोड़ी देर और आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर उसने नी मानिकसुए को पेड़ के सहारे बैठने में मदद की। जैसे ही डोंग एर जाने के लिए मुड़ी, नी मानिकसुए ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। डोंग एर, सावधान रहना, चाहे तुम्हें कुछ मिले या न मिले, जल्दी वापस आना। जी हाँ मालकिन, चिंता मत करो। अपनी मालकिन को शांत करने के बाद डोंग एर भोजन की तलाश में चली गई। लेकिन इतने विशाल जंगल में उनका सामना जंगली जानवरों से न होना उनकी खुशकिस्मती थी। भला उन्हें खाने लायक कुछ मिलता कहाँ? अगर खाना होता भी तो दो कमजोर युवतियां उसे कैसे ढूंढती? शिकार करती, कच्चा खाती? जाहिर है इनमें से कोई भी विकल्प नहीं था। इसलिए जैसा कि उम्मीद थी, डोंग एर खाली हाथ लौट आई। मालकिन, मैं आपको निराश कर गया। डोंग एर सिर्फ थोड़ा सा पानी ही ला पाया था। बेहद दयनीय दिख रही नी मानिकसुए ने कुछ घूंट पानी पिया, फिर दांत पीसकर खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। कोई बात नहीं, उसने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी भी चल सकती हूँ। मुझे खाना खाए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, इससे मेरी जान नहीं जाएगी। इतना कहकर उसने अपना सामान उठाया और फिर चल पड़ी। डोंगर ने तुरंत उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाया। अगले दिन तक जंगल इतना विशाल था कि वे यह नहीं बता पा रहे थे कि सुबह है या दोपहर। उन्हें बस इतना पता था कि आकाश काफी देर से उजाला था। थकी हारी मालकिन और नौकरानी आराम करने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। जैसे ही उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आने लगी, अचानक उन्हें पास से कई जानवरों की दहाड़ें सुनाई दी। क्या यह क्या था? इतनी तेज दहाड़ें? क्या ये कोई जंगली जानवर हो सकता है? उन्होंने अपने आसपास का जायजा लिया और पाया कि कुछ ही दर्जन कदम की दूरी पर एक भयंकर धारीदार बाघ खड़ा है। डोंग एर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह चीखने ही वाली थी। नी मानिकसुए ने झट से डोंग एर का मुंह अपने हाथ से ढक लिया। चुप रहो, इसने हमें नहीं देखा। जल्दी करो, चलो कहीं छिप जाते हैं। भयभीत होकर डोंग एर ने सिर हिलाया। वे दोनों चुपचाप झाड़ियों के एक झुंड की ओर रेंगने लगे। नी मानिकसु ने झट से सोचा, किताबों में लिखा है कि बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। अगर हम पेड़ पर चढ़ जाएं तो सुरक्षित रहेंगे। दुर्भाग्यवश नहीं, पहले छिपना ही बेहतर है। क्रैक, डोंगर ने गलती से एक सूखी टहनी पर पैर रख दिया, जिससे वह टूट गई। पास ही मौजूद बाघ ने तुरंत उस आवाज को पहचान लिया। उसने जवाब में मानो एक दहाड़ मारी और फिर उनकी ओर झपट्टा मारा। मालकिन, भागो! डोंग एर चिल्लाए और नी मानिकसुए को खींचकर खड़ा किया और वे भागने लगे। नी मानिकसुए एकदम भयभीत हो गई। उसे अभी भी बहुत भूख लगी थी, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा अगर उन्हें भूख न भी लग रही होती तो भला दो कमजोर युवतियां बाघ से कैसे बच सकती थी? मिस, जल्दी कीजिए। C474, C476 अच्छी बात है ना? लेकिन नी मानिकसुए तेज नहीं दौड़ सकती थी, उसके पैर बहुत कमजोर थे। इसलिए 2 कदम चलने के बाद ही वह जमीन पर पड़े पत्थरों और शाखाओं से टकराकर गिर पड़ी। जिंदा रहने के दृढ़ संकल्प के साथ उसने दांत पीसकर हिम्मत जुटाए और उठ खड़ी हुई। डोंगर, चलो चलें। डोंगर ने उसकी मदद की और वे 2 कदम और दौड़े। नी मानिकसुए फिर गिर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो बाघ बिल्कुल करीब आ चुका था। नी मानिकसुए ने दांत पीसते हुए डोंग एर को धक्का दिया। मेरी चिंता मत करो, बस भागो। धक्का लगने से डोंग एर कुछ कदम लड़खड़ाकर आगे बढ़ी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मालकिन जमीन पर गिर पड़ी थी और बाघ ठीक उसके पीछे था। मालकिन, डोंग एर बिना सोचे समझे वापस भागी। मालकिन, आप जाए, मैं इसे रोके रखूंगी। अगर यह मुझे खा लेगा तो इसे भूख नहीं लगेगी और यह आपको नहीं खाएगा। डोंग एर रोते हुए बोली। नी मानिकसुए ने उसे फिर से जोर से धक्का दिया। बकवास, बस जाओ, भागो। वह पहले कभी इतनी उग्र नहीं हुई थी। दहाड़ने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, डोंग एर। डोंगर भी रोने लगी। मालकिन, मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप मर गईं, तो मैं भी जीना नहीं चाहती। अगर हमें मरना ही है, तो चलो साथ साथ मरें। नी मानिकसुए बेहद हताश थी। उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह डोंग एर को धक्का दे सके, चिल्ला सके, भागने की तो बात ही छोड़िए। वह जमीन पर लेटी थी, उसका चेहरा और कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त लग रही थी।
डोंग एर का हाथ पकड़े हुए उसने धीरे से कहा, ठीक है। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डोंगर भी आंसुओं के बीच मुस्कुरा उठी। नी मानिकसुए ने कांपते हाथों से अपने कपड़ों में हाथ डाला और जेड पेंडेंट का अपना हिस्सा निकालकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी वह प्रसन्न दिख रही थी। शायद वह वहां मेरा इंतजार कर रहा हो। पिताजी, माताजी, आपकी बेटी ने माताजी का अनादर किया है। डोंगर को भी डर नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपनी आसन मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। गर्जन, इसके बाद एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। गरज, गरज, गरज। बाघ पास आया। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि जमीन भी कांप उठी। हाथ में हाथ डाले, उन्हें जरा भी डर नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया हो। अरे, मृत्यु कहाँ थी? बाघ कहाँ था? क्या ये सपना था? डोंगर ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली। आह, ओह, खून, मालकिन, खून है। उनके स्कर्ट खून से सने हुए थे। नी मानिकसुए ने अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश की। पीछे मुड़कर देखने पर वह चौंक गई। बाघ, वह मर गया। वह सचमुच मर चुका था। एक तीर उसके गले में घुस गया था। खून धारा की तरह बह रहा था। लगातार बुलबुले उठ रहे थे। बाघ अभी भी तड़प रहा था। आह, नी मानिकसुए इतनी भयभीत हो गई कि वह कुछ कदम पीछे हट गई। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी स्कर्ट का किनारा खून से सना हुआ है। मालकिन और नौकरानी डर से पीली पड़ गई थी। मदद करना, मदद करो, वे दोनों एक साथ चिल्लाए। आखिरकार वे युवतियां थीं। ऐसे भयावह अनुभव के बाद उनकी भावनाएं टूटने की कगार पर थीं। डॉट डॉट डॉट। डरो मत, ये तो पहले ही मर चुका है। एक शांत, सौम्य महिला की आवाज उनके कानों में गूंजी, कोमल लेकिन दृढ़। नी मानिकसु ने अचानक ऊपर देखा। एक महिला मुस्कुराते हुए उनकी ओर आ रही थी। उसके हाथों में धनुष और बाण थे। महिला ने भूरे रंग का वस्त्र पहना था और पैरों में गहरे रंग के जूते थे। उसकी कमर पर काले सूती कपड़े की बैग थी, जिसमें पानी की बोतल और तरकश लगे थे। उसके बाल बेतरतीब ढंग से बंधे थे, जो सिर के पीछे एक कांटेदार पिन से बंधे थे। उसके चेहरे की बनावट कोमल लेकिन सुस्पष्ट थी, और उसकी गेहूं के रंग की त्वचा एक समान चमक रही थी। उसकी मुस्कान साफ और चमकदार थी, जिसमें मोतियों जैसे सफेद दांतों की कतार दिखाई दे रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा खुशमिजाज लग रही थी। कितनी प्यारी, सुंदर और बेफिक्र लड़की। क्या तुम दोनों ठीक हो? वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और पूछा। नी मानिकसु और डोंग एर ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के मन में कोई दुर्भावना नहीं है। वास्तव में न केवल उसमें कोई द्वेष नहीं था, बल्कि उसने उनकी जान भी बचाई थी। दोनों ने कुछ पल के लिए अपनी सतर्कता कम कर दी और आशंका से सिर हिलाया। वाह! इसके बाद लड़की ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी बाघ की हालत देखने के लिए आगे बढ़ी। नी मानिकसुए और डोंग एर के चेहरे के भाव बदल गए और वे जल्दी से एक तरफ हट गईं। फिर लड़की हंस पड़ी। डरो मत, मैंने इसे गोली मारकर मार डाला है। यह अब किसी को नहीं काटेगा। तब मालकिन और नौकरानी ने सिर हिलाकर सहमति दी। वे सब खड़े होकर देखते रहे जब लड़की ने अपने खंजर से कुछ लताएं काटकर बाघ को बांधा। उसने टहनियां काटकर एक स्ट्रेचर बनाया और बाघ को उस पर बांध दिया। जोर से खींचने पर स्ट्रेचर रास्ते पर थोड़ा आगे खिसक गया। वे दंग रह गए। ये लड़की अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थी। वह अकेले ही एक बाघ को हिला सकती थी। हालांकि वह औजारों का इस्तेमाल करती थी, फिर भी वह सिर्फ एक लड़की थी। तुम कमाल हो, नी मानिकसुए ने दिल से तारीफ की। लड़की ने माथे से पसीना पोंछा और हंस पड़ी। सच कहूं तो ये काफी थकाने वाला काम है, पर मुझे इसकी आदत हो गई है। इतना कहकर उसने स्ट्रेचर खींचा और जाने के लिए तैयार हो गई। नी मानिकसुए और डोंग एर घबरा गईं। उन्हें जंगल में अपनी सही जगह का पता नहीं था और उन्हें जंगली जानवरों से सामना होने का डर सता रहा था। आखिरकार किसी से मिलने के बाद क्या उन्हें मदद मांगनी चाहिए? शायद उनकी परेशानी को भांपते हुए लड़की ने पूछा, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? दोनों चौंक गए और बेबसी से सिर हिलाया। डोंग एर तो जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। हे प्रभु, हमारी स्वामिनी किसी को ढूंढने जंगल में आई थी और अचानक रास्ता भटक गई। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें बचा लीजिए। हालांकि नी मानिकसुए ने घुटने नहीं टेके, लेकिन उनके चेहरे पर भी उनकी बेचैनी साफ झलक रही थी। लड़की को कुछ शक हुआ। किसी को ढूंढ रहे हो? हम दोनों ने सिर हिलाया। लड़की ने उनकी तरफ देखा, कुछ पल सोचा और अंत में सिर हिलाया। ठीक है, तो मेरे पीछे आओ। डोंगर अत्यंत प्रसन्न हुई। धन्यवाद, उपकारक। धन्यवाद, उपकारक। नी मानिकसु भी बहुत खुश थी। यहाँ अंधाधुंध खोज करने से कोई हल नहीं निकलेगा। जंगल से परिचित किसी व्यक्ति से मिलने से शायद कुछ सुराग मिल जाएं। लड़की ने अपने स्ट्रेचर को देखा और उसे खींचते हुए आगे बढ़ती रही। स्ट्रेचर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वह थोड़ी संघर्ष करती हुई लग रही थी। उसने नी मानिकसुए और डोंग एर की ओर देखा। तुम दोनों क्या मदद करना चाहोगी? नी मानिकसुए और डोंग एर ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एक साथ सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है। दोनों ने जल्दी से अपना सामान समेटा और मदद के लिए आगे बढ़े। लड़की दिल खोलकर हंसी और तीनों धीरे धीरे स्ट्रेचर को उसके घर की ओर ले जाने लगे। डॉट डॉट डॉट। आधा से चेन चलने के बाद वे आखिरकार पहुंच गए। नी मानिकसुए और डोंग एर इतनी थकी हुई थी कि वे अपनी आंखें घुमा रही थी और लगभग वहीं गिर पड़ी। फिर लड़की हंसते हुए बोली, तुम दोनों पहले आराम कर लो, मैं इसे ठीक कर लेती हूँ, फिर खाना बनाने जाती हूँ। डोंगर झटपट उठ खड़ी हुई। मालकिन, मैं आपकी मदद करती हूँ। लड़की मुस्कुराई। ठीक है। इतना कहकर उसने फुर्ती से अपना तरकश और पानी की बोतल उतारी और बाघ को आंगन के एक कोने में घसीट कर ले गई।
फिर उसने खाना बनाने से पहले कुएं से पानी भरकर अपना चेहरा और हाथ धोए। जंगल में शिकार के अलावा केवल मोटा चावल और सादी चाय ही थी, कुछ भी खास नहीं। हालांकि नी मानेकशुए और डोंग एर के लिए, जिन्होंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, ये साधारण भोजन भी किसी दावत से कम नहीं था। चांदनी रात होते होते खाना तैयार हो गया। तीनों लड़कियां पत्थर की मेज के चारों ओर बैठ गईं। नी मानेकशुए थोड़ी डरी हुई थी और खाना खाने में हिचकिचा रही थी। आखिर वे घने पहाड़ों और जंगलों में एक अजनबी के घर में ठहरी हुई थी। उन्हें अपने मेजबान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या वे कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही थी? जब नी मानेकशु इन विचारों से जूझ रही थी, तभी लड़की ने खुशी से कहा, डरो मत, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। मेरा नाम ये तांग है और मैं यहाँ की शिकारी हूँ। C475, C477, एक बड़ा कोलाहल। मेरे पिता भी शिकारी थे और मूल रूप से हमारा परिवार यहीं रहता था, ये तांग ने कहना शुरू किया। लेकिन मेरी माँ कम उम्र में ही गुजर गई और कुछ साल पहले मेरे पिता भी चल बसे। तो अब यहाँ मैं अकेली ही हूँ। अरे नहीं, ये सही नहीं है। आधे महीने पहले मैंने भी किसी की जान बचाई थी। ये तांग को अचानक याद आया। हे भगवान, उसने जल्दी से दलिया निकाला और 3 छोटी झोपड़ियों में से एक में घुस गई। काफी देर बाद वह आखिरकार बाहर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। चलते चलते वो मन ही मन बुदबुदाई, आजकल क्या हो रहा है। 1 महीने में ही उसने 3 लोगों की जान बचा ली। आंगन में रखी पत्थर की मेज के पास पहुंचकर ये तांग ने क्षमा याचना भरी मुस्कान दी। मिस डोंगर, मुझे माफ करना। मैंने आधे महीने पहले किसी की जान बचाई थी और वो आधे महीने से बेहोश है। मैं आज पूरे दिन बाहर थी और मुझे डर था कि वो भूखा मर जाएगा, इसलिए मैंने उसे थोड़ा दलिया खिला दिया। डोंगर ने सिर हिलाया। वह बस ये कहने ही वाली थी कि सब ठीक है, तभी वह अचानक रुक गई। आधा महीना। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, मिस नी भी जम सी गई। किसी व्यक्ति की जान बचाई। नौकरानी और मालकिन ने एक साथ हैरानी जताई। मिस, क्या यह एक पुरुष है? डोंग एर ने पूछा। ये तांग थोड़ा चौंक गया, फिर हंस पड़ा। जी हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? नी मानेकशुए ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और भी उत्सुकता से पूछा, तो क्या वह एक युवक है? सुंदर है। बोलते बोलते उसके चेहरे पर थोड़ा अस्वाभाविक भाव आ गया। ये तांग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह झिझकी, फिर याद करके बोली, ओह, वह काफी सुंदर है। बस उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। अगर उसे समय पर नहीं बचाया जाता तो वह लगभग अपनी जान गंवा बैठता। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, नी मानेकशुए दौड़कर बाहर निकल गई। हालांकि वह काफी समय से बिना भोजन की थी और उसमें लगभग कोई ताकत नहीं बची थी, फिर भी वह हवा की तरह दौड़ी। मिस डोंगर ने पुकारा और उसके पीछे दौड़ पड़ी। ये तांग उन दोनों को पूरी तरह से हैरान होकर देखता रहा। आखिर चल क्या रहा है? क्या वे उसे जानते हैं? ये सोचकर उसने भी अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दी और उनके पीछे दौड़ पड़ी। नी मानेकशुए दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कांपते हाथों ने धीरे धीरे जर्जर दरवाजे को खोला। उसे कुछ उम्मीद थी, फिर भी देखने से डर लग रहा था। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। महज एक कदम और एक नजर में ही उसने उसे पहचान लिया। ये वही है, ये सचमुच वही है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। मिस डोंगर चिल्लाए। मिस नी, ये तांग ने हैरानी से कहा। डोंग एर और ये तांग ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। चलो, पहले हम उसे कमरे में वापस ले चलते हैं, ये तांग ने कहा। ठीक है, डोंगर ने सहमति जताते हुए कहा। उसके पास अन्य चिंताओं के लिए समय नहीं था। दोनों ने मिलकर मिस नी को दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। दोनों ने उनकी देखभाल की, उन्हें साफ किया, कपड़े बदले और दलिया खिलाकर वहां से चले गए। उस रात सब लोग काफी थके हुए थे। थोड़ा खाना खाने के बाद सब लोग आराम करने चले गए। अगली सुबह ये तांग जल्दी उठ गया। डोंग एर भी जाग गई और दोनों ने मिलकर लकड़ियां काटनी, पानी उबालना और खाना पकाना शुरू कर दिया। युवा स्वामी शिया को पाकर डोंग एर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बार बार ये तांग को धन्यवाद दिया और झुककर प्रणाम किया। अगर ये न होती तो युवा स्वामी शिया का क्या हाल होता? शायद दूसरे लोग न समझें, लेकिन हमारी स्वामिनी बच नहीं पाती। ये तांग थोड़ा हैरान था। इसका क्या मतलब है? डोंगर ने कमरे की ओर देखा और फिर रहस्यमय ढंग से फुसफुसाया, उनकी सगाई हो चुकी है। ये तांग कुछ देर तक सन रह गई, फिर उसे बात समझ में आई। उसने अपना माथा पीट लिया। मुझे ये बात याद ही क्यों नहीं आई? कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं सोच रही थी कि तुम दोनों युवतियां पहाड़ों में क्यों आए हो। पता चला कि एक प्रेमिका अपने मंगेतर को ढूंढ रही है, ये तांग ने खुशी से कहा। कहते हैं कि एक जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से कहीं अधिक पुण्य का काम है। यहाँ मैंने सिर्फ एक जान ही नहीं बचाई, बल्कि एक शादी भी बचाई। असल में 3 जानें बची। मिस ये ने मुझे और मेरी नौकरानी को भी बचाया। डोंगर ने जल्दी से बात सुधारते हुए कहा। अगर मिस ये हमारी मदद के लिए नहीं आती तो बाघ हमें कब का खा चुका होता। ये तांग मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, उस खूंखार बाघ ने यहाँ काफी लोगों को घायल कर दिया है। अगर तुम न भी आते तो भी मैं उसे मार ही डालता। डोंगर ने उसे इतने आत्मविश्वास से बोलते हुए देखा। उसका अंदाज किसी पुरुष से भी कहीं अधिक आकर्षक था और वह शर्मा गई। उसने जोर से कहा, मिस ये कितनी बहादुर हैं। लेकिन उसके मन में एक दबी हुई निराशा थी। आखिर उन्हें भी औरत ही क्यों होना पड़ा? ये तांग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तारीफ सुनकर खुशी से हंस पड़ी। हा हा हा, सूरज की रोशनी में वह खिलखिलाकर हंस रही थी।
मानो वह सूरजमुखी के फूल की तरह तेजस्वी और चमकदार हो। डोंगर भी हंसने लगी। मिस ये का दिल कितना दयालु है, यकीनन आपने पहले भी कई जानें बचाई होंगी। ये तांग ने हंसना बंद किया, अपनी हथेलियों से धूल झाड़ी और बोली, मैं एक शिकारी हूँ, मैंने बहुत सारे जानवरों को मारा है। तो जब मैं लोगों को बचाती हूँ तो इसे मेरा प्रायश्चित समझो। बस यही उम्मीद है कि मरने के बाद मैं नरक में न जाऊं, और अगर जा भी जाऊं तो 18वें स्तर पर न जाऊं, और मुझे तेल में तलने से बचाओ। इस स्पष्ट और हास्यपूर्ण मजाक ने उन दोनों को जोर से हंसा दिया। सुश्री, ये आप तो वाकई बड़े ही मजेदार चुटकुले सुनाती हैं। डोंगर ने कहा, आपके दयालु हृदय के कारण महारानी आपको अमर बनने के लिए अपने साथ ले जाएंगी। ये तान को ये टिप्पणी सुनकर हंसी आ गई और उसने डोंग एर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे मजाक करती हो। अमर बनने की बात कर रही हो? हाँ हाँ। दोनों ने हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे से हंसी मजाक किया। उनकी बातचीत और हंसी मजाक के बीच नाश्ता तैयार हो गया, और ये तांग द्वारा कल शिकार किए गए बाघ को भी तैयार कर लिया गया। इसके बाद दोनों मिसनी के कमरे में चले गए। डोंगर अब भी कुछ चिंतित था, क्या वह युवती सचमुच भूख से बेहोश हो गई है? ये तांग ने सिर हिलाया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि मिसनी सचमुच जाग चुकी थी और आंसू पोंछ रही थी। ये तांग ने कहा, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना। डोंगर ने राहत की सांस ली। मालकिन, आइए और कुछ खाना खा लीजिए। शिया टिंगफेंग मिल गया, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई थीं और वह अभी भी बेहोश था। उसकी हालत अस्थिर थी, इसलिए उसे हिलाना डुलाना असंभव था। मिस नी और डोंग एर वहां पूरे 4 दिन तक रही। 5वें दिन जाकर जाकर जिया टिंगफेंग की हालत में आखिरकार स्थिरता आई। इसके बाद ये तांग उन्हें विदा करने के लिए एक घोड़ागाड़ी किराए पर लेने के लिए जंगल से बाहर निकल गया। उनके जाने से पहले नी मानेकसू अचानक ये तांग के सामने घुटने टेक कर बैठ गई। श्रीमती, ये मैं आपकी इतनी आभारी हूँ कि मैं इसे चुका नहीं सकती। कृपया मानेकसुए की ओर से यह प्रणाम स्वीकार कीजिए। भले ही आज हम अलग हो रहे हैं, मैं भविष्य में आपका दिल खोलकर आभार व्यक्त करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढूंगी। ये तांग ने तुरंत आगे बढ़कर उसे उठने में मदद की। कृपया उठ जाए मिस नी, मैंने बस थोड़ी सी कोशिश की थी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस नी ने फिर भी 3 बार झुककर अभिवादन किया। जाने से पहले उन्होंने गंभीरता से कहा, अपना ख्याल रखना मिस ये तांग भी मुस्कुराए। आप ही अपना ख्याल रखना मिस नी, और याद रखना जब तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझे शादी की शराब के लिए बुलाना मत भूलना। मिस नी का चेहरा पल भर में लाल हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिलाकर कहा, मैं करूंगी। और इतना कहकर वह गाड़ी में बैठ गई। वे राजधानी लौट आए। कमांडर जिया वापस आ गए थे। मिस नी ने उन्हें ढूंढ निकाला था और वापस ले आई थी। ये खबर तुरंत महल तक पहुंच गई। ठीक उसी समय झाओ जुन्याओ अनमने ढंग से दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था। उसका मन इस बात को लेकर उलझन में था कि वह किंग को बताए या नहीं, और उसे डराए बिना कम से कम दुख पहुंचाते हुए उसे यह खबर कैसे दे। बार बार सोचने के बावजूद वह कोई अच्छा समाधान नहीं सोच सका। इसके बजाय उनका इंतजार कर रही खबर बेहद अच्छी थी। वह वापस आ गया है। क्या वह अभी भी जीवित है? C476, C478 तृतीय श्रेणी के मार्क्विस हो गए। जब ली शेनिगान ने अत्यंत प्रसन्नता से भरी आवाज में बताया, वह वापस आ गया है, वह वापस आ गया है। वह इस समय झेन कियानहू हवेली में है। मैंने सुना है कि उसे गंभीर चोटें आई हैं, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। झेन कियानहू पूरे राजधानी शहर में डॉक्टर की तलाश कर रहा है। झाओ जुनियाओ को होश में आने में थोड़ा समय लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उत्तेजना के कारण उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। धिक्कार है इस बच्चे पर, मुझे पता था कि वह अभी भी जीवित है। झेन कियानहू कौन है? उसे महल में लाओ। छोड़ो इसे। किसी मरीज को स्थानांतरित करना आसान नहीं है, इसलिए उसे वहीं रहने दो। उसके पास एक शाही चिकित्सक को भेजो। याद रखना, शाही डॉक्टर झां को भेजना है। ली शेनिगान ने जल्दी से याद दिलाया, महाराज, शाही चिकित्सा ब्यूरो में शाही डॉक्टर चेन ही मांसपेशियों और हड्डियों की चोटों का इलाज करते हैं। झाओ जुन्याओ ने अधीरता से हाथ हिलाया। जो भी हो, अगर वे उसका इलाज कर सकते हैं तो उन्हें जल्दी से यहाँ भेज दें। जल्दी, अभी इसी वक्त। जी महाराज। ली शेनिगान हवा की तरह दौड़कर बाहर निकल गया। महल से निकलते समय उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। कितनी शानदार खबर है, वाकई बहुत अच्छी खबर। उसने सोचा, कमांडर जिया जिंदा हैं, अब उन बदमाशों का बुरा हाल होने वाला होगा। ये टिप्पणी कमांडर शिया के विचित्र माता पिता के बारे में थी। ली शेनिगान भी उनकी हरकतों को देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। भला किसने सुना है कि किसी के बेटे की मौत हो जाए और वो उसे ढूंढने के बजाय इनाम पाने, रिश्ता तोड़ने और संबंध तोड़ने के बारे में सोचने लगे। इंसानियत से भरा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। शुक्र है कि ये शर्मनाक मामले आग की तरह फैल चुके हैं। अब कोई भी अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकता। मैं तो बस देखता रहूंगा कि जिया दंपत्ति इसे कैसे संभालते हैं। हम्फ, बस देखते रहो। झेंग हवेली। शिया टिंगफेंग बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। शाही डॉक्टर चेन उनकी जांच करने आए और निदान करने के बाद बोले, कमांडर जिया की मुख्य चोट उनकी पीठ पर है। यह एक गहरा घाव है जो चाकू से बने घाव जैसा दिखता है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वे बेहोश हैं। सौभाग्य से उन्हें समय रहते देख लिया गया, अन्यथा उनकी जान को खतरा हो सकता था। टाइगर की आंखें पहले से ही लाल थीं। धन्यवाद शाही चिकित्सक, जल्दी से पर्ची लिखिए, मेरा बड़ा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ। बोलने के बाद शाही डॉक्टर चेन ने एक नुस्खा लिखा, जिसका मुख्य उद्देश्य घाव भरने और उसके रक्त और ऊर्जा की भरपाई करना था।
चूहा जड़ी बूटियां लाने के लिए तेजी से दौड़ा। मॉन्स्टर, जिसकी आंखें रोने से सूजी हुई थी, विलाप करते हुए बोला, भाई तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमने इन दिनों को कैसे गुजारा है। बोलते हुए वह फूट फूट कर रो रहा था। पुरुष आसानी से आंसू नहीं बहाते, वे केवल तभी आंसू बहाते हैं जब वे गहरे दुख में डूब जाते हैं। टाइगर की आंखें भी लाल हो गईं। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी आस्तीन से आंसू पोंछे। धिक्कार है, अगर मुझे पता चल गया कि मेरे भाई को किसने नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उन्हें पीसकर पेस्ट बना दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। मॉन्स्टर ने भी रोना बंद कर दिया। हाँ हाँ भाई, हमें उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहकर वह फिर से रोने लगा। जब शाही चिकित्सक चेन महल के बाहर से लौटे, तो सम्राट ने उन्हें शाही अध्ययन कक्ष में बुलाया। झाओ जुनयाओ ने इधर उधर की बातें करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे पूछा, कमांडर शिया की चोट कैसी है? शाही चिकित्सक चेन ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और जवाब दिया, महाराज, कमांडर जिया अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बेहोश हैं। उनकी पीठ पर एक गहरा घाव है, जो गर्दन से कमर तक 1 फुट से भी अधिक लंबा है। यदि उन्हें समय रहते न देखा जाता और उनके घाव पर तुरंत पट्टी न बांधी जाती, तो अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती। झाओ जुनयाओ का चेहरा धीरे धीरे गंभीर और डरावना हो गया। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, अब उसकी क्या हालत है? वह कब जागेगा? शाही डॉक्टर चेन ने कहा, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, या आधा महीना भी लग सकता है। कमांडर जिया की हालत स्थिर हो गई है, इसलिए महाराज को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। झाओ जुनयाओ को आखिरकार राहत मिली और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, अगले कुछ दिनों तक आपको महल में अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कमांडर शिया की देखभाल पर ध्यान दें। यदि आप उन्हें जल्दी ठीक कर देते हैं, तो मैं आपको भरपूर इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई अप्रिय घटना होती है। शाही डॉक्टर चेन का चेहरा सख्त हो गया। ये व्यक्ति अपना पूरा प्रयास समर्पित करेगा। झाओ जुनयाओ ने सिर हिलाया। शाही डॉक्टर चेन विदा हो गए। महल में कोई खास हलचल नहीं थी। हरम की रखैलें अपना रोजमर्रा का काम कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछले 2 दिनों से सम्राट कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में लग रहे थे। क्योंकि बिना किसी स्पष्ट कारण के सम्राट ने लगातार 2 दिनों तक पुरस्कार बांटे। पहले दिन उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कई व्यंजन दिए। दूसरे दिन प्रत्येक को पद के अनुसार चांदी, आभूषण और वस्त्र दिए गए। सभी को कुछ न कुछ मिला, यहाँ तक कि 7वें दर्जे की महिलाओं को भी। हरम की सभी महिलाएं बहुत खुश थीं। शिया रुकिंग ने मेज पर रखे पुरस्कारों के ढेर पर नजर डाली। कपड़ों के 2 सेट, सिर के आभूषणों का 1 सेट, झेन झू का 1 डिब्बा और चांदी के सिक्कों से भरा 1 डिब्बा। उसका दिल असमंजस से भर गया था। ये क्या है? क्या सम्राट किसी खुशी के मौके पर आ गए हैं? जेडयू ने वस्तुओं का हिसाब लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट आजकल बहुत व्यस्त है, उन्होंने आधे महीने से अधिक समय से हरम का दौरा नहीं किया है। छोटी झूजी ने बताया कि झाओचेन महल की बत्तियां देर रात तक जलती रहती हैं। मुझे लगता है कि सम्राट ने कोई बड़ी समस्या हल कर ली होगी। जेडयू ने इसके बारे में और विस्तार से नहीं बताया। शिया रुकिंग मुस्कुराए और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। दरबार के मामलों के बारे में पूछने का कोई मतलब नहीं था, और वैसे भी सम्राट को उसे हर बात बताने की जरूरत तो थी नहीं, थी क्या? इसी विचार के साथ जिया रुकिंग ने निर्देश दिया, इन चीजों को हटा दो। हाँ, जेडयू ने सहमति जताते हुए कहा और बाहर चली गई। जून का महीना आते आते मौसम गर्म हो गया और बाहर जाने की उसकी इच्छा और भी कम हो गई। वह अपना सारा दिन लिटिल बन के साथ बिताती रही, उसे लिखना पढ़ना सिखाती रही और उसे कहानियां सुनाती रही। फिर आश्चर्यजनक रूप से दोपहर में अचानक झाओ जुन्याओ प्रकट हो गया। आधे महीने से उसे न देखने के कारण वह उसकी शक्ल देखकर चौंक गई। महाराज, आप इतने बिखरे हुए कैसे दिख रहे हैं? और आपका वजन भी कम हो गया है। झाओ जुनयाओ को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसे यह बात बतानी चाहिए या नहीं, ये तय न कर पाने के कारण उसने स्पष्ट रूप से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और मैं कुछ समय के लिए चिंतित था, लेकिन सौभाग्य से वे हल हो गई हैं। शिया रुकिंग ने मुस्कुराते हुए उन्हें 1 कप चाय पेश की। महाराज, आपने बहुत मेहनत की है। झाओ जुन्याओ ने चाय उठाई और एक घूंट ली। स्वाद जाना पहचाना था। वह मुस्कुराया। उनकी थकावट देखकर जिया रुकिंग ने चिंता से पूछा, महाराज, क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? झाओ जुनयाओ ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। शिया रुकिंग ने फिर पूछा, तो महाराज, क्या आपको गर्मी लग रही है? क्या आप चाहेंगे कि मैं और बर्फ डाल दूं? झाओ जुनयाओ ने अब भी अपना सिर हिलाया। शिया रुकिंग ने कुछ पल सोचा और अचानक उसे कुछ सूझा। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, झाओ जुनयाओ ने उसे रोक दिया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर पकड़ते हुए बिस्तर की ओर चल पड़ा। आह! जिया रुकिंग को लगा जैसे उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए हों और वह हैरानी से चिल्लाई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। शर्म से लाल होते हुए उसने विरोध किया, महाराज, अभी तो दिन का उजाला है। झाओ जुनयाओ ने अपने विशाल हाथ के इशारे से बिस्तर के पर्दे नीचे खींच दिए। क्या हुआ अगर दिन का उजाला हो? इतना कहकर वह लेट गया। वे एक दूसरे के बहुत करीब लेटे थे और दोनों एक दूसरे की धड़कन और सांसें सुन सकते थे। शिया रुकिंग को लगा कि वह कुछ और करने वाला है। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। वह एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हालांकि जब झाओ जुनयाओ लेट गया, तो उसने बस उसे अपनी बाहों में भर लिया। किंग, मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ सो जाओ। ये सुनकर जिया रुकिंग ने राहत की सांस ली। ठीक है, नींद बहुत अच्छी आई। उसके दिल की चिंता आखिरकार शांत हो गई।
उसने शांति से अपनी आंखें बंद की और जल्द ही सो गई। झाओ जुन्याओ ने भी ऐसा ही किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से सो गया। C477। आखिरकार उसे चैन की नींद मिली। वह भूल ही गया था कि कितने लंबे समय से उसे अच्छी नींद नहीं आई थी। झाओ जुन्याओ काफी अनुभवी थे। उन्होंने महल में कभी कोई गड़बड़ी नहीं देखी थी, लेकिन महल के बाहर गपशप का माहौल बना हुआ था। आम लोग चाय और भोजन के दौरान तरह तरह की बातें करते थे, खासकर तब जब उन्हें पता चला कि युवा स्वामी शिया मरे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ घायल हुए हैं और किसी ने उन्हें बचा लिया है। आम लोगों के लिए चर्चा के विषय और भी बढ़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि मिस नी और जनरल शिया प्रतिभा और सुंदरता का एक आदर्श मेल है। कुछ ने कहा कि एक बेशर्म है और दूसरा निकम्मा। संक्षेप में हर तरह की बातें हो रही थी। एक बड़ा हंगामा मच गया। विवाद की एक लहर पिछली लहर से बड़ी होती जा रही थी। मिस नी और शिया टिंगफेंग इस भंवर में फंस गए और लंबे समय तक इससे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जीवन और मृत्यु का अनुभव कर चुकी मिस नी क्या अब भी इन बातों से डरेंगी? इसके अलावा ऐसी अफवाहें जनरल शिया के महल तक जानबूझकर फैलाने की हिम्मत तो कोई करेगा ही नहीं। यानी मिस नी इनमें से कुछ भी नहीं सुन सकती थी। जब वह लौटी तो उसे मामूली चोटें आई थी। लेडी ने अपनी बेटी को गोद में लिए रोई और फिर डॉक्टर को उसकी जांच के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने उसे ज्यादा दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने बस डोंग एर नाम की नौकरानी को सजा दी। लेडी नी ने सख्ती से कहा, अगर तुमने दोबारा इस युवती को इस तरह के लापरवाह व्यवहार में शामिल होने की हिम्मत की, तो मेरे पास तुम्हें बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। डोंगर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए और दया की भीख मांगते हुए घुटने टेक दिए। वहीं मिसनी भी उसकी रक्षा के लिए आगे आई। अंत में लेडी नी ने उसे कड़ी सजा तो नहीं दी, लेकिन मन ही मन बहुत भयभीत थी। अपने माता पिता के रातों रात बूढ़े होते चेहरों को देखकर नी मानिकसू की आंखें नम हो गईं। माँ, मैं कितनी नालायक बेटी रही हूँ। लेडी नी ने आह भरी। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। जी, मिस नी ने सिर हिलाया। सभी माता पिता एक जैसे होते हैं। शिया परिवार का अपनी उपपत्नी से जन्मे पुत्र शिया टिंगफेंग की सुरक्षित वापसी के प्रति बिल्कुल अलग दृष्टिकोण था। जब लेडी याओ को ये खबर मिली तो वह घबरा गई। आपने क्या कहा? वह अभी भी जीवित है? लेडी याओ ने खबर लेकर आए नौकर लड़के का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से पूछा। भयभीत नौकर लड़के ने कांपते हुए सिर हिलाया। जी महोदया, बड़े मालिक की मृत्यु नहीं हुई है। क्रोधित होकर लेडी याओ ने नौकर को धक्का दिया और कमरे में रखे कई चाय के प्याले तोड़ दिए। वह कमीना, उसे मारना वाकई मुश्किल है। इतने दिनों से लापता है और अभी तक मरा नहीं है। क्या ये कोई चाल है? सम्राट ने मुआवजे के तौर पर इतना सोना, चांदी और गहने दिए। क्या वो इसे वापस ले लेंगे? और वो बेशर्म मिसनी, क्या वो अब भी हमारे परिवार में शादी करने वाली है? अगर जिया टिंगफेंग को पता चल गया कि हमने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, इनाम की रकम ले ली और फिर सगाई तोड़ दी, तो वो क्या करेगा? लेडी याओ ने आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं की। नौकर को अभी भी जमीन पर घुटने टेके हुए देखकर वह अधीरता से चिल्लाए, निकल जाओ। फिर वह बूढ़े मास्टर जिया को ढूंढने के लिए गुस्से में बाहर निकल गई। सामने के आंगन में स्थित अध्ययन कक्ष में बूढ़े मास्टर जिया को भी यह खबर मिली। वे बेहद बेचैन महसूस कर रहे थे। रखेल का बेटा हो या न हो, आखिर वो मेरा बेटा है। मेरी मौसी वेन ने अपना अधिकांश जीवन मेरे साथ बिताया है और मुझे बच्चे दिए हैं, और वो उनका इकलौता बेटा है। मैं कितनी निर्दयी रही हूँ, सचमुच बहुत बेरहम। अगर मैंने लोगों को उसे ढूंढने भेजा होता तो कौन जानता है, शायद वो मिल जाता, है ना? अब किसी और ने उसे ढूंढ लिया और वापस ले आया, हमारे घर भी नहीं, बल्कि जेन कियानहू हवेली में। ये तो मेरे मुंह पर तमाचा है। और तो और मुझे उस पर दावा करने का कोई अधिकार भी नहीं है। हमने तो उसे ढूंढने की जहमत तक नहीं उठाई, तो हमें उसे वापस मांगने का क्या हक? जैसे जैसे बूढ़े गुरु जिया सोचते गए, उनका अपराध बोध बढ़ता गया और शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया। तभी अचानक एक नौकर लड़के ने आकर सूचना दी, मालिक जी, मालकिन आ गई हैं। ये सुनकर बूढ़े मास्टर जिया तुरंत क्रोधित हो गए। उसका समय बिल्कुल सटीक है। उसने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाते हुए कहा, उसे अंदर आने दो। हाँ, नौकर लड़के ने तनावपूर्ण माहौल को भांपते हुए हाँ कहा और धुएं की गुबार की तरह भाग गया। कुछ ही देर बाद लेडी याओ गुस्से में अंदर आई। बिना लाग लपेट के उन्होंने सीधे मुद्दे पर बात की। मालिक जी, वह लड़का अभी भी जिंदा है। बूढ़े मास्टर जिया ने उसे थप्पड़ मारा। वह लड़का क्या है? वह मेरा बेटा है। रखेल से जन्मा बेटा भी मेरा ही बेटा होता है। थप्पड़ से लेडी याओ स्तब्ध रह गईं। अपना चेहरा ढकते हुए उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। गुरुजी, आपने मुझे सच में मारा? आपने मुझे मारा? उन्हें गहरा दुख हुआ। बूढ़े मास्टर जिया ने ताना मारा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मारूं? ये सारी मुसीबतें तुम्हारी ही घटिया सोच की उपज हैं। लेडी याओ ने विलाप करते हुए कहा, मेरे विचार, क्या मैं ये सब जिया परिवार के लिए नहीं कर रही हूँ? सम्राट का पुरस्कार किसके घर में पहुंचा? मैंने क्या गलत किया है? बूढ़े मास्टर जिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जिया परिवार के लिए। लेडी याओ, आप ये सब अपने लिए ही कर रही हैं। क्या मौसी वेन का बेटा भी बच्चा नहीं होता? अगर आप न होती तो? अपनी साजिशों का पर्दाफाश होते देख लेडी याओ बेहद भयभीत और हताश हो गईं। उन्होंने हमेशा की तरह नाटकबाजी शुरू कर दी, रोना, हंगामा करना और आत्महत्या की धमकी देना। मैं जीना नहीं चाहती, मैं अब और जीना नहीं चाहती। बोलते हुए वह दीवार की ओर झपटी। लेडी याओ की दोनों दासियों ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े मास्टर जिया ने आग में घी डाल दिया।
उसे मत रोको, अगर वह मरना चाहती है तो उसे मरने दो। व्याकुल होकर लेडी याओ और भी ज्यादा घबरा गईं। छोटा सा निवास स्थान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अंततः न तो बूढ़े मास्टर जिया और न ही लेडी याओ में इतनी हिम्मत थी कि वे जिया टिंगफेंग को वापस लाने के लिए झेंग किया नहू हवेली जाएं। बेशक अगर वे जाते भी तो उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं होता। शाही चिकित्सक चेन को जेग हवेली में कमांडर जिया की चोटों का इलाज करने का आदेश दिया गया था। वह प्रतिदिन कमांडर जिया की चोटों और स्थिति के अनुसार दवाइयां बदलते थे। सभी दवाइयां महल से मंगाई गई बहुमूल्य वस्तुएं थीं, जो अत्यंत शक्तिशाली थीं। उनके घावों में पसीना आने और संक्रमण को रोकने के लिए सम्राट ने विशेष रूप से बर्फ भी मंगवाई थी। उस साधारण से कमरे में 4-5 बर्फ के बर्तन रखे हुए थे, जिससे कमरा बहुत ठंडा रहता था। 6 या 7 दिनों तक उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां लेने के बाद जिया टिंगफेंग में होश आने के लक्षण दिखाई देने लगे। शाही डॉक्टर चेन बेहद खुश थे। मैंने सोचा था कि वह लगभग 10 दिनों में जाग जाएगा, लेकिन ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल 6 या 7 दिनों में ही जाग गया। वह सचमुच बहुत जवान है। बिल्कुल सही। उन्हें क्या लगता है कि हमारा बड़ा भाई कौन है? कहावत है कि जो लोग किसी बड़ी आपदा से बच जाते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है। हमारा बिग ब्रदर महान कार्य करने के लिए ही बना है। तीनों भाई गर्व से भरे हुए थे। सम्राट द्वारा भेजा गया दूत भी दिन रात उसकी रक्षा करता था और उससे बहुत प्रसन्न था। क्या वह आखिरकार जागने वाला है? सम्राट हमारे लौटने पर हमें जरूर उदारतापूर्वक पुरस्कृत करेंगे। चांदी तो गौण है, मुख्य बात तो सम्मान है। जैसे जैसे वे इसके बारे में सोचते गए, वैसे वैसे सभी लोग खुश होते गए। दरअसल अगले दिन सुबह तड़के ही जिया टिंगफेंग ने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले दर्द हुआ पूरे शरीर में, खासकर पीठ में, जो इतनी तेज चल रही थी मानो किसी ने चाकू से काटकर उस पर नमक छिड़क दिया हो। फिर अत्यधिक कमजोरी, ऐसा लगा जैसे उसका सारा खून सूख गया हो, जिससे वह बेजान हो गया, उसके अंगों में कोई ताकत नहीं बची थी। अंत में प्यास, उसका गला आग की तरह जल रहा था, सूखा और खुरदुरा। उसने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और अचेतन रूप से पुकारा, आओ कोई पानी। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी, इतनी कमजोर कि लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। सौभाग्यवश लोग बाहर हमेशा सतर्क रहते थे और पूरा ध्यान रखते थे। जब उन्होंने अंदर हलचल सुनी तो तुरंत कोई अंदर दौड़ पड़ा। क्या वह जाग गया है? ये सवाल रेट ने पूछा था। शाही डॉक्टर चेन वहां नहीं थे, लेकिन उनका सेवक ड्यूटी पर था। सेवक ने तुरंत दीपक जलाकर देखा और पुष्टि की, वह जाग गए हैं। उस एक वाक्य, उन 2 शब्दों ने उनकी आंखों से आंसू बहा दिए। 3 वयस्क पुरुष जोर जोर से रोने लगे, आंसू और नाक बह रहे थे। यह एक अद्भुत दृश्य था। कर्मचारी चौंक कर उछल पड़ा और मन ही मन बुदबुदाया, वह जाग गया है, मरा नहीं है। रेट ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ, मौत के बारे में बात करना बंद करो। जाओ जाओ जाओ। परिचारक सिर हिलाते हुए उसे जाना पड़ा। ये मालिक हद से ज्यादा सख्त हैं। मैं इन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। सी 478 जून तक कुछ और दिनों के आराम के बाद जिया टिंगफेंग आखिरकार बिस्तर से उठ सका। आखिरकार वह एक पुरुष था। जख्मों पर पपड़ी जमने के बाद उसकी जान खतरे से बाहर थी। शाही चिकित्सक ने तरह तरह के टॉनिक तैयार किए थे, जिनसेंग, लिंगजी, चिड़ियों का घोंसला, लाल खजूर और न जाने क्या क्या, और उसे तरह तरह के सप्लीमेंट देकर उसकी देखभाल की थी। 10 दिनों से कुछ ज्यादा समय में ही उसके चेहरे मोहरे में काफी सुधार आ गया था। वह पहले की तरह चल फिर सकता था, बोल सकता था और हंस सकता था। हालांकि शाही चिकित्सक ने एक सख्त आदेश दिया, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट का अभ्यास मना था। जख्म बहुत गहरे थे और जरा सी भी ताकत लगाने पर फट सकते थे और खून बह सकता था। जिया टिंगफेंग थोड़ा बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने आदेश का पालन किया। ये सुनकर कि वह चल सकता है, झाओ जुन्याओ ने उसे बिना देरी किए महल में बुलाया। शाही अध्ययन कक्ष में जिया टिंगफेंग को अपने सामने पूरी तरह से जीवित देखकर झाओ जुन्याओ का हृदय मिश्रित भावनाओं से भर गया। कुछ देर बाद ही उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कोई टिप्पणी की, तुम तो बड़े ही जिद्दी हो बच्चे। जिया टिंगफेंग झुके, यह अधीनस्थ सम्राट को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। झाओ जुन्याओ ने उसे घूरकर देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, उठो, तुम इतने कमजोर हो कि झुक भी नहीं सकते। शिया टिंगफेंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। महाराज, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। इतने दिनों के आराम के बाद भी सब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे मानो वह कागज का बना हो। झाओ जुन्याओ ने आगे कहा, तुम्हें ढूंढने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे मैंने भेजा हो, बल्कि नी परिवार की मिस नी थी। शिया टिंगफेंग ने फिर से झुककर अभिवादन किया। जी हाँ, मुझे सूचित कर दिया गया है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी भावना झलक रही थी। समाज के दबावों का सामना करते हुए उनसे मिलने के लिए एक युवती में किस तरह का साहस होना चाहिए। वह जंगल घना था और अक्सर जंगली जानवरों से भरा रहता था। आखिर वह वहां कैसे पहुंची? फिर झाओ जुन्याओ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। उससे शादी करने और उसे अपने परिवार में लाने के लिए एक शुभ दिन चुनो, इससे युवती की भक्ति का उचित सम्मान होगा। शिया टिंगफेंग थोड़ा असहज लग रहा था, उसके पीले गाल हल्के से लाल हो गए। हाँ, सच तो यह है कि अगर सम्राट ने कुछ कहा भी न होता, तो भी वह उसे निराश नहीं करते। आखिर उनकी सगाई तो होनी ही थी, इसमें कोई शक नहीं था। उनके आपसी स्नेह के कारण उनका एक जोड़ा बनना तय था। जिया टिंगफेंग को शर्माते हुए देखकर झाओ जुन्याओ ने मामले को दबाया नहीं।
मुख्य विषय पर लौटते हुए उन्होंने हाल ही में हुई डाकुओं के दमन की कार्रवाई के विवरण पर चर्चा की। उस दिन असल में क्या हुआ था? झाओ जुन्याओ ने पूछा। तुम नाव में छेद भरने के लिए पानी में गए थे, क्या तुम कभी वापस ऊपर आए? शिया टिनफेंग ने नाव के नीचे जाने के बाद घटी सारी घटनाओं को बताने से पहले कुछ पल सोचा। पता चला कि उनकी नाव को नीचे से नुकसान पहुंचाया गया था। दक्षिणी बर्बर लोग ईल मछली की तरह नदी के पानी में फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसने कई लोगों को तेजी से नीचे भागते देखा। बिना सोचे समझे वह उनका पीछा करने लगा। दुश्मन बेहतरीन तैराक थे, जो पानी के अंदर लंबे समय तक बिना सतह पर आए अपनी सांस रोक सकते थे। उसके विपरीत, जिसे थोड़ी ही दूरी तैरने के बाद सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता था, वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। लेकिन जिया टिनफेंग उन्हें भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने खुद को चारा बनाया और जानबूझकर यह जाहिर कर दिया कि वह अकेला है। जैसा उसने सोचा था, वे उसके जाल में फंस गए। जिया टिनफेंग उन्हें नदी किनारे के जंगल में ले गया। वहां पहुंचते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। सौभाग्य से अंत में उसकी जीत हुई, हालांकि उसे गंभीर चोटें आईं। झाओ जुनयाओ चौंक गया। तुमने उन सबको अकेले ही मार डाला। शिया टिनफेंग ने सम्राट के ऊंचे स्वर को महसूस किया और सोचने लगा, क्या सम्राट नाराज हैं? हमने तो उन्हें जिंदा पकड़ने का वादा किया था। हाँ, यही बात होगी। ये सोचते हुए वह एक घुटने पर बैठ गया और मुट्ठियां भींच ली। मैं मौत का हकदार हूँ। स्थिति बेहद गंभीर थी और शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती। मैंने उन सबको मार डाला। झाओ जुन्याओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इस आदमी ने अकेले ही कई डाकू विशेषज्ञों को मार डाला और मैं हैरान हूँ। लेकिन क्यों? इसने घुटने क्यों टेके? जिया टिनफेंग के पछतावे और मासूमियत से भरे चेहरे को देखकर झाओ जुन्याओ ने सोचा, इसका क्या मतलब है? क्या उसे किसी भी कैदी को जिंदा न पकड़ने का पछतावा हो रहा है? जिया टिनफेंग, क्या वह पागल हो गया है? क्या मैं इस समय कैदियों की परवाह करूंगा? झाओ जुनयाओ के होंठ फड़फड़ाए। उन्होंने खुद को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें ली और फिर अंत में बोले, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने लगभग 1 दर्जन लोगों को जिंदा पकड़ा है और उन्हें पूछताछ के लिए न्याय मंत्रालय को सौंप दिया गया है। शिया टिनफेंग ने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है। झाओ जुनयाओ अवाक रह गया। बिल्कुल अपनी बहन की ही तरह। जब वे मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। डॉट डॉट डॉट। झाओ जुनयाओ ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया और दोपहर की तेज धूप से पहले उन्हें आराम करने के लिए वापस भेज दिया। उनके साथ पुरस्कार और एक शाही फरमान भी भेजा गया। इन पुरस्कारों में सोना, चांदी, मोती, रत्न और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं शामिल थीं, जो सभी आंतरिक मामलों के मंत्रालय से प्राप्त हुई थी, जिनमें से कुछ तो शाही भेंट भी थी। इसके अतिरिक्त एक निवास स्थान भी प्रदान किया गया। सम्राट की मंशा स्पष्ट थी। शाही फरमान के अनुसार इसने दुनिया को घोषित किया कि शाही वन सेना के उपकमांडर जिया टिनफेंग ने 500 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए डाकुओं का सफाया किया और महान योग्यता हासिल की, जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से तृतीय श्रेणी के मार्क्वेस झोंगेओं की उपाधि से सम्मानित किया गया। पुरस्कार दिए जाने और शाही फरमान जारी होने के बाद राजधानी में हलचल मच गई। सच्चाई का पता चलने पर जनमत ने बड़े पैमाने पर जिया टिनफेंग का समर्थन किया। वास्तव में अधिकांश लोगों के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। बात बस इतनी थी कि अक्सर वे सच्चाई को देख नहीं पाते थे और इस तरह अनजाने में नुकसान पहुंचा देते थे। बूढ़े मास्टर शिया और लेडी याओ कई दिनों तक अपने घर में छिपे रहे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। बाहर निकलना गाली सुनने जैसा था और उनके दरवाजे पर अक्सर सड़ी हुई सब्जियां और बदबूदार अंडे पड़े रहते थे। बूढ़े मास्टर शिया को लग रहा था कि उनकी सारी इज्जत चली गई है। इसके अलावा उनके बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी, अब वह तीसरे दर्जे का मार्क्वेस बन गया था, फिर भी वह उस प्रसिद्धि का कोई हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इससे वे और भी दुखी हो गए। परिणाम स्वरूप उसने हर बात के लिए लेडी याओ को दोषी ठहराया। लेडी याओ को बहुत बुरा लगा। जब उनके रोने और नखरे करने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने रोजाना खुद को फांसी लगाने, दीवार पर सिर पटकने या नदी में डूबकर आत्महत्या करने की धमकी देना शुरू कर दिया। बूढ़े मास्टर जिया गुस्से से इतने उग्र हो गए कि उन्हें खून की उल्टी आने लगी। उन्होंने उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए शाप दिया, अगर तुम मरना चाहती हो तो जल्दी करो और मर जाओ। इससे मुझे तलाक का फरमान लिखने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। लेडी याओ ने सचमुच अपनी जान देने का नाटक किया, लेकिन तभी उनके बेटे और बेटी अपनी मां के लिए रोने चिल्लाने लगे। बूढ़े मास्टर जिया न तो उन्हें मार सके और न ही डांट सके, और गुस्से से इतने लाल हो गए कि लगभग बेहोश हो गए। घर में दिन ब दिन घोर अराजकता का माहौल छाया रहा, घुटन और तनाव का माहौल बना रहा। डॉट डॉट डॉट। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिया टिनफेंग ने खुद पहल करके मिलने का फैसला किया। इससे बूढ़े मास्टर जिया को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत लोगों को आंगन साफ करने और चाय तैयार करने का आदेश दिया। चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए वे अत्यंत ध्यानपूर्वक काम कर रहे थे। लेकिन जिया टिनफेंग को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने तथाकथित माता पिता को ठंडी तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसे केवल घृणा महसूस हुई, इसलिए उसने इधर उधर की बातें नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने सुना है, जब सब लोग मुझे मरा हुआ समझ रहे थे, तब सम्राट ने तुम्हें सोने और चांदी की एक राशि दी थी। बूढ़े मास्टर जिया और लेडी याओ ने एक दूसरे की ओर देखा और बूढ़े मास्टर जिया ने सिर हिलाकर सहमति दी। हाँ, लेडी याओ झट से उठ खड़ी हुई। वह सारा पैसा खर्च हो चुका है, इसके बारे में सोचना भी मत। शिया टिनफेंग की निगाहें तेज हो गईं। सारा पैसा खर्च कर दिया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और लेडी याओ के करीब आने लगा। उसकी निगाहें और भी डरावनी होती जा रही थी। तुमने इसे किस पर खर्च किया?
क्या तुमने मुझे ढूंढने के लिए लोगों को काम पर रखा था, या शायद तुमने इसे नी परिवार को शादी रद्द करने के लिए मजबूर करते समय इस्तेमाल किया था और उन्होंने मुआवजे के तौर पर इसे मांगा था? उसके प्रश्न दो तेज तलवारों की तरह लेडी याओ के हृदय में चुभ गए। लेडी याओ भयभीत हो गई, उनका शरीर अनायास ही पीछे हट गया। उसका मन तो तुरंत कबूल करने को कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे सोने की चमकती ईंटों और चांदी के उन 2 बक्सों की याद आई, उसका दिल मानो नोच नोच कर रहा था। सच बता देना, ये तो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। C479 अभी तक पूरा नहीं हुआ। जीवन से अधिक धन की चाह रखने वाली लेडी याओ ने अपने दांत कसकर भींच लिए और निर्लज्जतापूर्वक कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुझे परवाह नहीं, जो चला गया सो चला गया, शिया टिनफेंग ने शांत भाव से कहा। लेडी याओ, क्या आप वाकई इससे इनकार करना चाहती हैं? क्या आपका अंतरात्मा आपको कचोट नहीं रहा? लेडी याओ ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात को दबाते हुए दृढ़ता और न्यायसंगतता से अपनी बात पर अड़ी रही। इनकार? मैंने भला कैसे इनकार किया? वह वस्तु सम्राट द्वारा दिया गया एक पुरस्कार था, जो मुझे और मेरे गुरु दोनों को मिला था। इसमें कोई शक की बात है क्या? इसके अलावा सम्राट का वचन सोने के समान अनमोल है। जब वह कोई पुरस्कार देते हैं, तो क्या वह उसे कभी वापस लेंगे? ये सब तुम ही कर रहे हो। तुम दूसरों को मेरे पति और मुझे कोसते हुए देख रहे हो और आपके बीच में आकर हमें लूट रहे हो। मालिक, लेडी याओ जैसे जैसे बोलती गई, उनकी नाराजगी बढ़ती गई। बूढ़े मास्टर जिया क्रोधित हो गए और मेज पर मुक्का मारा। बस करो, वह सोना और चांदी मूल रूप से टिनफेंग के थे और उन्हें वापस लौटा दिए जाने चाहिए। बूढ़े मास्टर जिया ने एक विद्वान की विद्वत्ता को बरकरार रखा और तांबे के सिक्कों की गंध की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। लेडी याओ चौंक गईं। उन्हें अन्याय का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच जिया टिनफेंग शांति से वापस बैठ गया। ठीक है, पिताजी और माताजी को अब और बहस करने की जरूरत नहीं है। सोने और चांदी की उस राशि को टिनफेंग के जीवन के बदले कीमत समझो। यदि आप सचमुच ऐसा चाहते हैं, तो अब से टिनफेंग का जीवन उसका अपना होगा, जिया परिवार से उसका कोई संबंध नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका इरादा जिया परिवार से सारे संबंध तोड़ने का था। यह एक ऐसा परिवार था जिससे वह लंबे समय से निराश था। बेहतर यही था कि उनसे कोई संबंध ही न हो। बूढ़े मास्टर जिया हक्का बक्का रह गए। फिर गुस्से से उनका चेहरा हरा पड़ गया। बेशर्म, तुम जिया परिवार में पैदा हुए हो और जिया की आत्मा बनकर ही मरोगे। ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें अपने पूर्वजों का जरा भी सम्मान नहीं है? शिया टिनफेंग ने उपहास करते हुए कहा। पिताजी हमारे पूर्वजों का जिक्र करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मैं, शिया टिनफेंग, क्या आपने ही मुझे परिवार से नहीं निकाला था? क्या आपने ही मुझे अपना बेटा मानने से इनकार नहीं किया था? क्या तुमने ही मुझे पैतृक भवन में प्रवेश करने से नहीं रोका था? तुम्हें मुझ पर माता पिता का अनादर करने का आरोप लगाने का क्या अधिकार है? बूढ़े मास्टर जिया की आंखें फटी रह गईं। वे अवाक रह गए। सचमुच ये सब उन्हीं की करतूत थी, लेकिन तुम, वह हकलाया, विद्रोही, बिल्कुल विद्रोही। जिया टिनफेंग, क्या तुमने जिया परिवार से संबंध तोड़ने का निश्चय कर लिया है? शिया टिनफेंग को गुस्सा आने के बजाय मुस्कान आ गई। पिताजी ने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया है। बूढ़े मास्टर जिया का चेहरा पीला पड़ गया। वे लड़खड़ाते हुए उठे और मेज पर जोर से हाथ पटका। नौकरों, सोने चांदी के उन बक्सों को बाहर लाओ। यदि आप जिया परिवार से अलग होने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो मैं, बूढ़ा गुरु, हठपूर्वक मना कर दूंगा। जल्दी करो, नौकरों, सामान ऊपर ले आओ। बाहर कई नौकर लड़कों ने जल्दी से बात मान ली। शिया टिनफेंग वहीं बैठा रहा, राहत की सांस लेते हुए। सौभाग्य से उसे वो चीजें वापस मिल गईं। भले ही उसे उन खजानों को फेंकना पड़े, वो उन्हें लेडी याओ के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। जब शिया टिनफेंग वहां से निकला, तो उसने एक गाड़ी किराए पर ली और उसमें से सोने की ईंटों से भरा एक संदूक और चांदी के सिक्कों से भरा एक संदूक ले गया। लेडी याओ जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई, मानो उनकी आत्मा खो गई हो। लेकिन वह क्या कर सकती थी? बूढ़े मास्टर शिया का उदास चेहरा देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह रोए या हंगामा करें। वह बस अपने मन को दबाए बैठी रही और इंतजार करती रही कि कब वह पीछे के आंगन में जाकर जोर जोर से विलाप करेगी और शिया टिनफेंग को हजारों बार कोसेंगी। बेशक ये सब व्यर्थ था। शिया टिनफेंग ने सामान लेने के बाद सीधे महल की ओर प्रस्थान किया। उसने सम्राट से मुलाकात का अनुरोध किया ताकि वह सभी सामान वापस कर सके। सम्राट, आपकी प्रजा मरी नहीं है। कृपया ये पुरस्कार वापस ले लें। झाओ जुनियाओ दस्तावेजों की समीक्षा करने में व्यस्त थे। जिया टिनफेंग को इस मामले पर चर्चा करने के लिए आते देख वे बेहद चिढ़ गए। एक शासक के रूप में, जिसका वचन ही कानून है, आप मुझसे वह इनाम वापस लेने को कह रहे हैं जो मैंने दिया है। शिया टिनफेंग ने दृढ़ता से कहा। सम्राट, मैं इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर सकता। झाओ जुनियाओ और भी अधीर हो गया। अगर तुम इन्हें नहीं चाहते, तो खुद ही इनसे निपट लो, लेकिन किसी भी हालत में मैं इन्हें वापस नहीं लूंगा। शिया टिनफेंग थोड़ा हैरान था और कुछ और कहना चाहता था, लेकिन झाओ जुनियाओ ने उसे जल्दी से बाहर भेज दिया। मैं व्यस्त हूँ, प्रिय मंत्री शिया, वापस जाए और अपनी चोट से उबर जाए। उन्हें याचिकाओं की ठीक से समीक्षा किए हुए काफी समय हो गया था और याचिकाओं का एक बड़ा ढेर जमा हो गया था। बेबस होकर जिया टिनफेंग के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में कोई और विकल्प न होने पर जिया टिनफेंग ने सोने और चांदी का इस्तेमाल सैन्य सामग्री के रूप में अनाज खरीदने के लिए किया। जब झाओ जुनियाओ ने ये सुना, तो वह हंसी और झुंझलाहट के बीच उलझ गया। यह आदमी, उसने बुदबुदाया, ये सचमुच कितना संकीर्ण सोच वाला है।
लेकिन मैं ऐसे 2 दर्जन और मंत्रियों का अनुरोध करूंगा। शिया टिनफेंग सुरक्षित लौट आए। डाकुओं के खिलाफ चलाया गया अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नी परिवार के साथ हुआ विवाह समझौता भी यथावत बना रहा। जून के मध्य में दोनों परिवारों ने सगाई पर सहमति जताई और शादी साल के अंत में तय की गई। तूफान सुचारू रूप से गुजर गया और सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। देखते ही देखते जून का आधा महीना बीत चुका था। शिया टिनफेंग के शरीर पर लगे घाव भी लगभग ठीक हो चुके थे। जब तक वह कोई भारी श्रम या मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नहीं करता था, तब तक उसकी दैनिक गतिविधियां पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती रहती थी। सम्राट द्वारा लंबी छुट्टी दिए जाने के कारण वे घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। वह अब भी झेन कियानहू हवेली में रह रहा था। हालांकि इसे झेन कियानहू हवेली कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह एक छोटा सा घर था जिसे उन्होंने 100 से कुछ अधिक चांदी के सिक्कों में खरीदा था। इसमें केवल एक ही आंगन था और कमरे एक दूसरे से सटे हुए और काफी तंग थे। सौभाग्य से चारों पुरुषों में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वे रहने की जगह पाकर संतुष्ट थे, खासकर इसलिए कि उनका बड़ा भाई सुरक्षित था। वे हर दिन खुश रहते थे, हंसते हंसते और मजाक करते थे। छोटा सा आंगन चहल पहल से भरा रहता था। उस दिन जिया टिनफेंग आंगन में पढ़ और लिख रही थी। अचानक बाहर से एक नौकर लड़का अंदर आया और कहने लगा कि वह एक पत्र देने आया है। शिया टिनफेंग ने लिफाफा उठाया और भौहें चढ़ा ली। ये पत्र किसने भेजा? नौकर ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं नी परिवार का नौकर हूँ। यह मिस नी का मार्क्विस सियाहो को लिखा पत्र है। मालकिन ने निर्देश दिया है कि इसे आपके हाथों में सौंप दिया जाए। शिया टिनफेंग ने लिफाफे पर लिखी सुंदर लिखावट पर एक नजर डाली और उनकी भौहें तन गईं। मैं समझ गया, अब आप जा सकते हैं। नौकर लड़का झटपट भाग गया। शिया टिनफेंग ने लिफाफा फाड़कर खोला और सबसे पहले हस्ताक्षर देखे। ये वाकई नी मानिकसुए के थे। उनके होठों के कोने अनायास ही एक कोमल मुस्कान में बदल गए। फिर उसने पत्र की सामग्री पढ़ी। पता चला कि नी मानिकसु घर लौट आई थी, फिर भी वह जिया टिनफेंग की स्थिति पर नजर रख रही थी। हर कुछ दिनों में वह चुपके से किसी को पूछताछ के लिए भेजती थी। आखिरकार सगाई तय हो चुकी थी और नी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जब मिस नी को पता चला कि उनकी सेहत में काफी सुधार हो गया है, तो उन्होंने मिस ये की बात उन्हें बताने का फैसला किया। आखिर उनकी जान बचाने वाली तो मिस ये ही थी, न कि वह खुद। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें सच जानने का पूरा हक था। मिस नी ने उस दिन का ब्यौरा दिया जब वे जंगल में दाखिल हुए। उनका सामना एक बाघ से हुआ। मिस ये ने उन्हें बचाया और वे मिस ये के घर पर उनसे मिले। उन्होंने ये सारी बातें सावधानीपूर्वक लिख ली और जिया टिनफेंग को बिना किसी झिझक के सब कुछ बता दिया। पत्र पढ़ने के बाद जिया टिनफेंग बेहद भावुक हो गईं। यह मिस ये तान की वजह से नहीं था, जिनसे वह अभी तक मिले भी नहीं थे, बल्कि यह मिस नी की स्पष्टवादिता और ईमानदारी की वजह से था। किसी की जान बचाने का एहसान अतुलनीय होता है। अगर वह इस काम का श्रेय खुद ले लेती, तो उनकी वाहवाही अनगिनत लोगों के हाथों में होती। वह अपने भावी पति का दिल घर में कदम रखने से पहले ही जीत लेती, उन्हें अपना एहसानमंद बना लेती और उन्हें अपने एहसान का बदला चुकाने पर मजबूर कर देती। कितना बड़ा प्रलोभन! कुछ चालाक युवतियां ऐसा कर सकती हैं, और अगर वे ऐसा न भी करें, तो भी वे शायद इन बातों को खुलकर नहीं कहेंगी। C480 ये तांग नहीं मिला। उसने बार बार सुझाव दिया कि उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने जाना चाहिए। चूंकि उसके लिए घर से निकलना असुविधाजनक था, इसलिए वह उसके साथ नहीं गई। शिया टिनफेंग को लगा कि उसने उसके बारे में गलत अनुमान नहीं लगाया था। जिस महिला की वह प्रशंसा करता था, वह वास्तव में सरल और स्पष्टवादी है, और उसका हृदय विशाल और उदार है। उसकी आंखों में कोमलता और गहरी होती चली गई। उसने पत्र को सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया और अपने कमरे में लौट गया। अपने कमरे में वापस आकर जिया टिनफेंग ने अपनी कलम उठाई और मुस्कुराते हुए उसे जवाब लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि वह मिस ये तांग से मिलने जरूर जाएंगे और व्यक्तिगत रूप से अपना आभार व्यक्त करेंगे। शाम को नी मानिकसुए को उसका जवाब मिला। लिफाफा खोलते ही उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उत्सुकता से उसमें लिखी कुछ पंक्तियां तेजी से पढ़ ली। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा कि वह जाएगा। नी मानिकसुए खुशी से उछल पड़ी। डोंगर ने बगल से उसे चिढ़ाते हुए कहा, श्रीमती, क्या आप मार्क्विस सियाहो के मिस ये से मिलने के लिए इतनी उत्सुक हैं? इस जीवन रक्षक कार्य और उनकी मुलाकात को देखते हुए क्या आपको डर नहीं लगता? नी मानिकसुए एक पल के लिए रुकी, फिर हल्के से उसे थपथपाते हुए बोली, अरे मूर्ख लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? मार्क्विस उस तरह का व्यक्ति नहीं है। फिर कभी ऐसी बातें मत कहना। शिया टिनफेंग अब सम्राट द्वारा प्रदत्त तृतीय श्रेणी के मार्क्विस झोंगेयोंग थे। उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति को उन्हें सम्मानपूर्वक मार्क्विस कहकर संबोधित करना पड़ता था। ये सिर्फ नी परिवार की बात नहीं थी, सभी को उसे इसी तरह संबोधित करना पड़ता था। डोंगर ने फुर्ती से चकमा दिया और मुंह बनाया। समझ गई, भावी लेडी हाउ। नी मानिकसुए के गाल पल भर में खून की तरह लाल हो गए। बेशर्म लड़की, अगर तुमने दोबारा ऐसी बकवास करने की हिम्मत की, तो देखो मैं तुम्हारी पिटाई कैसे करूंगी। इतना कहकर वह डोंगर के पीछे पूरे कमरे में दौड़ पड़ी। मुझे लगता है कि तुम ही शादी के लिए बेताब हो। बाद में मैं माँ से बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। डोंगर का चेहरा भी लाल हो गया और वह भागते हुए गिड़गिड़ाने लगी, मालकिन, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगी। तभी नी मानिकसुए रुकी। उसने पीछा करना बंद कर दिया और मेज पर बैठकर चाय की चुस्की लेने लगी। उसने सावधानीपूर्वक पत्र को एक कढ़ाईदार डिब्बे में रखा और उसे एक जटिल छोटे ताले से सुरक्षित कर दिया। इसके बाद वह थोड़ी चिंतित हो गई।
क्या आपको लगता है कि मेरा पत्र स्पष्ट नहीं था? मुझे तो खुद नहीं पता कि मिस ये कहाँ रहती हैं और हम वहां पहुंचे कैसे। पास ही एक छोटी सी चौकी पर बैठी डोंगर ने अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाया और काफी देर तक सोचने के बाद बोली, मिस, मुझे भी याद नहीं है। हम रास्ता भटक गए थे, है ना? और बस यूं ही बेसुध होकर इधर उधर भटकते चले गए, मुझे लगता है। नी मानिकसुए ने गहन चिंतन किया और कुछ क्षण की झुंझलाहट के बाद अंततः अपना सिर हिला दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। छोड़ो इसे, यही हमारा भाग्य होना चाहिए। क्योंकि यह भाग्य का खेल है, तो माँ को इसको उसे ढूंढ लेना चाहिए, है ना? डॉट डॉट डॉट। नहाने धोने के बाद डोंग एर ने दीपक उठाया और चली गई। मिस नी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। डोंगर के चिढ़ाने वाले शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। एक जीवन रक्षक उपकार, बार बार की मुलाकातें, क्या ये किसी और चीज में बदल सकता है? अपने होने वाले पति को जाने देना और किसी दूसरी स्त्री से मिलवाना। ये कहना झूठ होगा कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आखिरकार ये एक जीवन रक्षक उपकार था। मिस ये ने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बल्कि अपनी भी जान बचाई थी। वो सचमुच ऐसा कोई अमानवीय काम नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसे पूरा यकीन था कि मार्कुस भी ऐसा नहीं करेगा। जीवन रक्षक उपकार एक नए जीवन के समान है, कृतज्ञता तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करनी ही चाहिए। काफी सोच विचार करने के बाद नी मानिकसुए को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस बात का एहसास होने पर उसने राहत की एक लंबी सांस ली। जो भी हो, सोने का समय हो गया है। उसका मन शांत था, इसलिए उसे मीठी नींद आई और वह भोर तक चैन से सोती रही। डॉट डॉट डॉट। 2 दिन बाद जिया टिंगफेंग सचमुच एक रथ में सवार होकर स्वयं नहर के किनारे स्थित घने जंगल की ओर रवाना हुए, जो 100 ही दूर था। इस बार सुरक्षा कारणों से उसके तीनों वफादार भाइयों ने निर्लजतापूर्वक उसका अनुसरण करने पर जोर दिया। यह एक बात थी, लेकिन सम्राट ने भी उसकी सुरक्षा के लिए दर्जनों गुप्त रक्षकों को तैनात किया था। इससे वह बेहद परेशान हो गया। ये इतने लंबे समय से ऐसा ही है, क्या उन्हें अब भी लगता है कि मैं कागज का बना हुआ हूँ? झाओ जुनियाओ के पास इसके लिए एक बहुत अच्छा कारण था। हम ये सब अपनी किंकिंग के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हें फिर से चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो हमारी किंकिंग का दिल जरूर टूट जाएगा। इसलिए अगर शिया रुकिंग को पता होता, तो वह निश्चित रूप से मन ही मन उससे नफरत करती। सम्राट जी, यदि आपको अपने पसंदीदा अधिकारी की परवाह है, तो मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं? बहरहाल ये समूह उसका अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। शिया टिंगफेंग असहाय और विरोध करने में असमर्थ, केवल सहमति देने के लिए बाध्य थी। एक बार उन्होंने एक जमींदार के मूर्ख बेटे का मजाक उड़ाया था, जो घर से बाहर निकलते समय अपने साथ इतने सारे नौकरों को लाता था कि वे उसकी रक्षा के लिए लड़ते थे। कितना निकम्मा है। अब वह खुद भी उस जमींदार के मूर्ख बेटे की तरह निकम्मा बन गया था। सच ही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यात्रा के दौरान जिया टिंगफेंग जीवन के सच्चे अर्थ पर विचार करते हुए मनन करने लगा। गाड़ी में बहुत सारे उपहार लदे हुए थे। वहां सोना, जेड और कई तरह के आभूषण थे। ये देखते हुए कि उपहार एक युवती थी, उसने बेशर्मी से सम्राट से कई विदेशी सौंदर्य प्रसाधन, जैसे कि रूजो और पाउडर मांगे, जो भेंट के रूप में दिए जाते थे। फिर भी वह एक शिकारी है, इसलिए उसे धनुष, बाण और कटार पसंद होने ही चाहिए। इसलिए वह डिवाइन इंजन कैंप के सैन्य शस्त्र बयूरो में गया और बेशर्मी से जनरल शियाओ से कई बेहतरीन धनुष और कटारें मांगी। ये सभी उपहार उनके जीवन रक्षक के लिए तैयार किए गए थे। पूरी यात्रा के दौरान जिया टिंगफेंग सोचता रहा कि उसे इस दयालु युवती को धन्यवाद कैसे देना चाहिए। संक्षेप में कहें तो उसके सारे विचार इस युवती को धन्यवाद देने के तरीके पर केंद्रित थे, न कि उसे खोजने के तरीके पर। हालांकि जिस समस्या को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, अंततः वही उनके सामने आ गई। समूह उसे ढूंढ नहीं पाया। रेट ने चारों ओर देखा। बड़े भाई, क्या आपको यकीन है कि यही वह जगह है? हम यहाँ 8 बार खोज चुके हैं। मॉन्स्टर का चेहरा आड़ू के फूल की तरह लाल हो गया था, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि मिसनी के पत्र में वर्णित वीर और अजय युवती कैसी दिखती है। दूसरी ओर टाइगर के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, किस तरह की युवती एक खूंखार बाघ को एक ही तीर से मार सकती है। उन तीनों का ध्यान पूरी तरह से अलग अलग चीजों पर केंद्रित था। हालांकि वे सभी ये तान को ढूंढने के लिए बेताब थे। दुर्भाग्यवश शुरू से ही वे गलत दिशा में देख रहे थे। नीमैंक्सियो और डोंग एर नदी के विपरीत दिशा को बहाव समझकर खो गए थे। वास्तव में वे नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर चलते हुए गए थे और इसी तरह उन्हें जिया टिंगफेंग मिला। उस समय शाही वन सेना और युद्ध मंत्रालय के सैनिक नदी के निचले हिस्से में खोजबीन कर रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तांग ने नदी के ऊपरी हिस्से में जिया टिंगफेंग को बचाया था। एक समूह नदी के विपरीत दिशा में चला गया, जबकि दूसरा समूह नदी के विपरीत दिशा में चला गया, जिसके कारण आधे महीने तक चलने वाली गलतफहमी पैदा हो गई और लगभग एक प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया। डॉट डॉट डॉट। आश्चर्य की बात नहीं है कि जिया टिंगफेंग को ये तांग नहीं मिला। उसने नदी के निचले इलाके को लगभग पूरी तरह से छान मारा, लेकिन फिर भी उसे वह नहीं मिली। वह सोचने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मिसनी को गलत याद हो? वापस लौटने पर उन्होंने ठीक से पूछताछ करने के लिए एक और पत्र लिखने का इरादा किया। बाद में रेट ने ही उसे समझाया, बड़े भाई, हम थोड़ा और सतर्क होकर खुद ही उसकी तलाश कर सकते हैं। मिसनी एक युवती हैं। अगर आप उनसे बार बार इसी तरह पूछते रहेंगे, तो भले ही वह ज्यादा न सोचें, फिर भी उन्हें असहज महसूस होगा। शिया टिंगफेंग ने इस पर विचार किया और सहमति व्यक्त की।
इसलिए उसने दोबारा नहीं पूछा बल्कि चुपके से अपने कुछ आदमियों को तलाशी के लिए भेज दिया। हालांकि उन्हें कई बार इधर उधर भेजने के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे इस मामले को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। मिस नी को भी कोई और खबर नहीं मिली। अपने कमरे में ही सीमित रहने वाली एक युवती होने के नाते उनके लिए बाहर पत्र भेजना उचित नहीं था। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। C481, ये बहुत अच्छी खबर है। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।